अस्सलामुअलैकुम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपके जो पिछले दिन हैं वो भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। ईद उल अज़हा थी और हमने बहुत सारा इंजॉय किया है और छुट्टियाँ भी मनाई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होगी। और वैसे भी कहा जाता है कि जनाब सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और सेहत कितनी बड़ी नेमत है ये उनसे पूछें जो इससे महरूम होते हैं। इसलिए कभी अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और ये मौसम भी ऐसा है कि इसमें हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमें अपनी हिफाजत कैसे करनी है। आजकल की रूटीन ऐसी हो चुकी है कि ख़वातीन मर्द चाहे 8 घंटे जो जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत पेशा अफराद हैं या घर पे भी इवन दो के काम कर रहे हैं ना, इस टेंस्ड माहौल की वजह से हार्मोनल अदम तवाज़ुन के मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। अमूमन ख़वातीन जो घरेलू मामलात चला रही होती हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मर्द बाहर गर्मी और धूप की परवाह किए बगैर जी रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये रवैया बड़ा ख़तरनाक है हम सब के लिए, जिस पर हमें रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी मामूली से मामूली गलतियों की वजह से ना हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाती है। बाहर का टेम्परेचर, बाहर की धूप आपके सामने है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि बाहर निकलना, काम करना मुहाल हो चुका है। इसलिए बिना सबब, बिना किसी मकसद के, बग़ैर ज़रूरत के बाहर जाने से एहतियात करें। ज़्यादा देर तक धूप में भी मत रहें। जहाँ भी आप जाएं पानी की बोतल हर वक्त साथ लेकर जाएं। जिस तरह मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इन दिनों में डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं की जा सकती है, लिहाजा रोज़ाना आप लोगों ने 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। और अगर हो सके, पानी तो चले आप पी रहे हैं, अगर हो सके तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी पी सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पीनी है तो आप कोकोनट वाटर, जो कि बहुत बहुत अच्छा है, वो बेशक आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा गाहे बगाहे पीते रहा करें। इससे आपके जो जिस्म के जो बुनियादी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, जो नमकियात जिनको कहा जाता है ना, जो कि इस गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, उसकी वजह से हमारी जिस्म में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो वो आपके बैलेंस रहते हैं। दूसरा ये कि नाश्ता और लंच करते हुए भी ना थोड़ा सा ख्याल रखें। जिस तरह हमारे माहिरीन कहते हैं कि पुदीना इज़ वेरी गुड, और ख़ासतौर पर गर्मियों में पुदीने का इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीने की चटनी आप खा सकते हैं। लस्सी को ज़रूर अपने लंच में ख़ास तौर पर शामिल करें और बाकी खानों में भी इतनी ही एहतियात करनी है। अभी वैसे ईद गुजरी है, मुझे नहीं लगता एहतियात की गई होगी ईद पर भी और अभी भी, क्योंकि हमारे फ्रिजों में जो है ना वो गोश्त पड़ा होगा और अब हमारे घरों में लंच में भी गोश्त बनेगा और डिनर में भी कोई ना कोई गोश्त की चीज़ बनेगी। तो एहतियात इस तरह करनी है कि गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, ठंडी ग़िज़ाएँ लेनी है। क्यूकम्बर का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, वाटरमेलन है, मिंट है, योगर्ट, दही का जितना इस्तेमाल हो सकता है इस गर्मी में अपने आप को बचाने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए, वो खाएँ। हैवी ग़िज़ाएँ थोड़ी लें, गोश्त खाएं लेकिन बहुत एतदाल में रह के खाएँ, ताकि जिस्म में ज़्यादा हीट ना बने और ना ही आपको जो लोड इंजेक्शन है ना, जो आपके इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसके मसाइल से भी आपको सामना ना करना पड़े। और जहाँ तक कपड़े पहनने की बात है तो उस हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि ऐसे कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल लगे, लूज़ फिटिंग वाले, कॉटन के पहने। आजकल बड़े मज़े का फैब्रिक, लॉन का फैब्रिक आया हुआ है जो ब्रीदेबल होता है, वो कपड़े पहने। और बाहर बहुत गर्म क्योंकि हवाएं चल रही होती हैं तो जिस्म को झुलसा देने वाली हवाएं, एहतियात करें कहीं ये ना हो कि आप गर्म हवा आपके चेहरे की स्किन ख़राब कर दे, आपको टैनिंग हो सकती है, आपको धूप में जाके आपकी स्किन बर्न हो सकती है। इसलिए धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक तो ज़रूर 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 लाजमी अपनी डेली रूटीन में उसका इस्तेमाल किया करें। सर पर हैट पहने, नहीं तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ लें,
सर को ढांपें, कोशिश करें कि फ़िज़िकली फ़िट रहें। दिन में जब वक्त मिले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें, जिम चले जाया करें। नींद आपकी 7 से 8 घंटे की ज़रूर होनी चाहिए, और जब जब ज़रूरत पड़े तो मेडिटेशन तो ज़रूर करें, अपनी ज़ात को कॉम्पैक्ट रखें। एटलीस्ट इस मुश्किल मौसम में आपको किसी भी किस्म की ज़हनी परेशानी या दबाव ना हो, क्योंकि इन चीज़ों का भी आपकी ओवरऑल सेहत पर डायरेक्ट असर पड़ रहा होता है। ये मेरा कहने का क्या मकसद था कि मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो इसलिए क्योंकि इस मौसम से हम जितना बच सकते हैं वो इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से बच सकते हैं कि हमने अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, हमने ओवरऑल सेहत का ख्याल रखना है, हमने बाहर कितना जाना है कितना नहीं जाना, अपने पानी का इंटेक कितना करना है। हम बार बार 12 मरतबा हम गेस्ट को भी यहाँ पे बुला रहे होते हैं, उनसे भी आपको पूछवा रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए इस गर्मी से बचने के लिए। हीट वेव इतनी ज़्यादा उसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा होता है, टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ करता जा रहा है, और आप अभी की सूरत हाल देख लें कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। तो आपका किसी और ने आके आपका ख्याल नहीं रखना, आपने अपना ख्याल ख़ुद ही रखना है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। ज़रूर इसके ऊपर अमल दरामद करिएगा, क्योंकि सेहत है तो ही ज़िंदगी है, वरना कुछ भी नहीं है। और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, और आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइए। शुक्रिया मुनीबा। एक सुबह जब वो जागी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी दाहिनी आंख बाहिनी आंख से अलग देखती है और दायां हाथ बाएं हाथ से अलग है, और उनका बाहमी रब्त टूट चुका है, और इन चारों ने बाहम काम करने से इनकार कर दिया है। तब वो अपने इस आधेपन पर बहुत परेशान हुई। खौफ का एक घना स्याह मरगूला उसके चारों समत फैल गया, और सहम कर उसने दोनों हाथों से चेहरा छुपाना चाहा, मगर इन दोनों हाथों से उसका चेहरा छुप न सका, और आधा चेहरा उनकी गिरफ्त से बाहर था। एक जानिब हाथों की नरम गर्म पनाह थी, मगर दूसरी जानिब गर्मी का तेज़ सूरज और खाक उड़ाती सुबह। चुनाचे उसने अपने चारों जानिब देखा और किसी को पुकारना चाहा कि देखो ये क्या माजरा है, मगर चढ़ती धूप में अभी तक सब महवे ख्वाब थे, और उनकी गर्म सांसों की आवाज़ कमरे में भरी थी। वो उठी और उठकर हर एक के करीब गई और देखा कि हर कोई सालम है और मीठी गहरी नींद में मुस्कुराता है, और उनकी इस मीठी गहरी नींद पर उसने इत्मीनान का सांस लिया और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, मगर तब उसको मालूम हुआ कि बीचों बीच उसके चेहरे के 2 हिस्से हो चुके हैं। ये अफसाना है आधी औरत। आपको इसके उसलूब से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मामूली अफसाना या रूटीन का अफसाना, रिवायती अफसाना नहीं है। ये रिवायत से हट के है, ये गैर मामूली है, ये सीधा सीधा बयानिया नहीं है, बल्कि ये अलामती अफसाना है। तो जब भी उर्दू अफसाने में अलामत का ज़िक्र आएगा, खालदा हुसैन का नाम सबसे पहले आएगा। तो आज की जो किताब है वो खालदा हुसैन के अफसानों पे मबनी किताब है, और इस किताब का नाम भी इंतखाब खालदा हुसैन। ये इंतखाब किया है डॉक्टर आसिफ फ़र्रुखी साहब ने, और इसको ऑक्सफोर्ड ने शाया किया है। आज की इस किताब को हमने मुंतखब इसलिए किया कि खालदा हुसैन ने जिस दौर में अफसाना लिखा, उस दौर में इस रंग का अफसाना बहुत कम लिखा जा रहा था। अफसाने के बारे में मैं ज़रा सा अर्ज़ करता चलूँ कि ज़्यादातर मुहक्किकीन ये कहते हैं कि 1904 या 1905 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का, क्योंकि दास्तान पीछे थी, नावल वगैरह भी लिखे जा रहे थे, मसनवियाँ भी लिखी जा रही थी, अंग्रेज़ी में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो है वो बाद में आई। अलबत्ता पाकिस्तान, यहाँ उर्दू में, हमारी उर्दू दान जो दुनिया है, इसमें बहुत लेट आया ये अफसाना। तो 1904 या 5 में कहते हैं कि इसका आगाज़ हुआ उर्दू में। तो ज़ाहिर है शुरू में सिर्फ कहानी लिखी जाती थी। अदब के तालिब इल्म बहुत ज़्यादा जब बिल्कुल नया नया पढ़ना शुरू करते हैं, उनका सामना होता है लिटरेचर से, ख़ास तौर पे फ़िक्शन से, तो वो फिर एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा बताइए कहानी और अफसाने में क्या फ़र्क है। अंग्रेज़ी में तो दोनों को शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। तो फिर हम यही बताते हैं कि कहानी सीधा सीधा बयानिया जिसमें हो वो कहानी होती है, अफसाना तयदार होता है, उसमें कई तरह के बल होते हैं, कई तरह की फोल्ड्स होते हैं। तो खालदा हुसैन के अफसाने सही मानों में अफसाने हैं।
आपको याद होगा जो उर्दू अदब के पढ़ने वाले हैं कि इंतज़ार हुसैन ने जिस दौर में इस तरह के अफसाने लिखना शुरू किए, जैसे आखिरी आदमी है, उस दौर में ये बड़ा अचंभे की बात थी कि ये कैसा अफसाना हुआ। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता अलामत ने, तजरीद ने रास्ता बनाया और उर्दू अफसाने में पूरी तरह से दाखिल हो गए। शुरू में बयानिया हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखते चले लोग कहते हैं कि जो कहानी सुनाना है वो मनसूबी नानी अम्मा से है। अच्छी कहानी नानी सुना सकती है, इसको दूसरी तरह से अगर देखें तो अच्छी कहानी औरत सुना सकती है। कहानी का जन्म जो है वो औरत के बतन से होता है। शायद इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कभी कोई औरत, कोई ख़ातून राइटर आती है तो उसकी कहानी में बड़ी दिलकशी और दिल लुभाने वाली सिचुएशन होती है। इनके यहाँ भी, खालिदा हुसैन के यहाँ भी उसलूब का तो मैंने आपको अर्ज़ किया, अलबत्ता इनके जो जुज़ियात निगारी है वो भी शानदार है। कहीं कहीं पे मुझे जब जुज़ियात निगारी इनकी देखता हूँ तो मुझे एनी आपा, कुर्रतुल ऐन हैदर याद आती हैं। हम यही कहते हैं कि एनी आपा की जुज़ियात निगारी से अगर आप सहूलत से निकल जाते हैं, हम जो मर्द कारीन हैं, हम ज़रा बोर होना शुरू हो जाते हैं जब किसी की साड़ी का जिक्र हो और वो बहुत तवील हो जाए, या किसी घास के तिनके का साया जब पड़ रहा हो अयोध्या की सरजमीन पे और गोल्डन रंग की उसके ऊपर रोशनी पड़ रही हो, तो हम कहते हैं कि अच्छा यार कहानी आगे चले। लेकिन जब दोबारा किरत करते हैं तो फिर उसमें डूब जाते हैं। तो खालिदा हुसैन की जो जुज़ियात निगारी है वो भी आली शान है। जो इसके करैक्टर हैं वो बड़े ही सरियलिस्टिक, बड़े पुरस्रार। इनकी जो कहानी, जो अफसाना जो सवारी है, कहते हैं कि उसने रुख मोड़ दिया जो उर्दू अफसाने का, यानी रुख मोड़ने वालों में पेश पेश था। वजह गालिबन ये है कि इंतज़ार साहब ने जो रास्ता दिखाया अपने पीछे आने वालों को, वो रास्ता यही दास्तानवी था। दास्तान में तलिस्म होता है, तलिस्माती कहानियाँ होती हैं। इंसान चलते चलते उड़ सकता है, इंसान उड़ते उड़ते राख होकर ज़मीन पे गिर सकता है और उस राख से फूल खिल सकता है। इस तरह के अफसाने जो हैं वो इंतज़ार साहब ने लिखना शुरू कर दिए थे, जिसमें मानवियत तलाश करते रहे। और कुछ लोग ये कहते रहे कि ये क्या एब्सर्ड प्रैक्टिस है, हम मानी की तलाश में अफसाना पढ़ना शुरू करते हैं और ख़ुद अफसाना हो जाते हैं मानी को ढूंढते ढूंढते। तो यही तो करिश्मा है। मसलन ये सवारी जो है, इसके बारे में कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सवारी सानहा मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में है, वो उसकी अलामत इन्होंने पकड़ी है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो भाई 1971 में सानहा मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, ये तो 1965 से भी पहले लिखा गया है। तो फिर उसकी भी एक वो रैशनेल देते हैं कि ये जो लिखने वाला होता है वो दूर अंदेश होता है, आने वाले वाक़यात को भांप लेता है। तो इंटरप्रिटेशन जिस तरह भी करते रहें, लेकिन एक बात तयशुदा है कि खालिदा हुसैन के अफसाने के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो उसके बाद खालिदा आपको बाहर निकलने नहीं देती। ये आपके साथ, आपको अपने साथ लेके अपने किरदारों के साथ बिठा लेती है। आप उन किरदारों में से एक किरदार बन जाते हैं और जहाँ पे अफसाना ख़त्म होता है वहाँ से आपका तफक्कुर शुरू होता है। और अब कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब के योगा के थ्रू हम किस तरह फ़िट रह सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए और हमें योगा सिखाने के लिए एज़ यूजुअल सुलाफ़े नकवी मौजूद हैं जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि योगा के हवाले से आज कौन सी क्लासेस हमें सुलाफ़े दे रही हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी और आज हम बात करने वाले हैं एंटी एडिक्शन योगा। एडिक्शन के अंदर किसी भी किस्म की एक ऐसी आदत आ सकती है जिसे हम कहते हैं कि आपको लत लग चुकी है किसी भी चीज़ की, या आप किसी चीज़ के मोहताज हो चुके हैं, आपको किसी चीज़ पर डिपेंड करना पड़ा है। अब वो किसी भी तरह का नशा हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ किसी न किसी सब्सटेंस एब्यूज़ की, तो मैं ये भी अगर कहूँ कि सोशल मीडिया अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो तो ये भी एक नशा है, तो मैं गलत नहीं कह रही, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन है। तो कोई भी एडिक्शन अगर आपको हो चुकी है और आप उस पर डिपेंडेंट हैं और आप जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देनी होगी कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बिकॉज जिस वक्त आप ये फैसला कर लेते हैं कि मुझे ये आदत छोड़नी है जो मेरे लिए नुकसानदेह है, तो आधे आप उसी वक्त ही ठीक हो चुके होते हैं। बिकॉज अगर आप खुद यहाँ से ठीक नहीं होना चाहते तो आपको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बी द चेंज। आपने अपने आप से ये कहना है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करें। अगर आप वॉक कर सकते हैं आप वॉक करेंगे, आप योगा कर सकते हैं आप योगा करेंगे, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं आप स्क्वाट्स करेंगे। बिकॉज जैसे ही आप अपनी फिटनेस रेजिमेन की तरफ आएंगे आपका एंडोर्फिन रिलीज़ होगा, आपका हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज़ होगा, और जो भी ट्रिगर है, स्ट्रेस है, कुछ भी है जो उसकी रूट कॉज है, वो ट्रिगर होने से पहले ही आप उसको कोप कर लेंगे और आपको एक्सरसाइज की आदत पड़ेगी जो कि एक अच्छी हैबिट होगी, एडिक्शन नहीं होगी।
तो वो साथ ही आपका जो ट्रिगर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले परफॉर्म करना होगा जैसे हम माउंटेन जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग में, आप उसे सीटेड परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से आप अपने हाथों को यहाँ रखा। रिमेंबर, जितनी भी हैबिट या कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में उस पर गौर कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, एक्सेल करते हुए आप नीचे आएंगे, इनहेल। तो आपने उसके लिए करना क्या है, जितने भी होल्ड्स हैं आप पोजीशन में होल्ड करें और फोकस करें एंड एक्सेल, एक्सेल करते जाएंगे। या अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है और आपको लग रहा है कि फटीग है और मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो आपने क्या करना है, किसी भी एक डॉट पर फोकस कर लें, किसी भी एक जगह पर फोकस करें और उसको देखकर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, यानी इनहेल एंड एक्सेल। आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जिसे आप सामने देख रहे हैं, यानी एक डॉट या कोई भी एक दायरा आप बनाएंगे और उस पर फोकस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके फोकस को भी डेवलप कर देगी, बिकॉज जब आप किसी भी एडिक्शन में पड़ जाते हैं तो आपका फोकस भी उस पर आप अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में जाकर आपने अपने यहाँ पर नेवल पर अपनी फिस्ट इस तरह बनाकर नेवल पर आपने अपने हाथ रखे, इनहेल किया, एक्सेल, और नेक को ऊपर रखा यहाँ। इस तरीके से 10 सेकेंड्स आप इस चीज़ में रहे एंड अगेन इनहेल एंड एक्सेल। रिमेंबर, यहाँ पर आप सांस लेते रहेंगे और ये आपके ऑर्गन्स का मसाज होगा और साथ ही साथ ये आपके सिस्टम को प्योरीफाई कर देगा। जो आपको लग रहा है कि आपकी आदत की वजह से जो भी चीज़ आपके ब्लड में शामिल हो चुकी है, तो आपका सिस्टम जो है वो डिटॉक्स की तरह ये आपके लिए काम करेगा और आपकी एनर्जी को रिवाइटलाइज कर देगा। साथ ही साथ आपने बैक स्ट्रेच में जाएंगे। बैक स्ट्रेच इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी को एक तो ये रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ आपकी एनर्जी को रिवाइटलाइज कर देगा। इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ पर आप होल्ड करेंगे, अपनी नेक को आपने रिलैक्स रखा, अपनी नीज़ को आपने रिलैक्स छोड़ दिया और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रीथ किया। एब्डोमेन रीजन जो है आपका, उसको आपने स्क्वीज़ करके रखना है। इनहेल एंड एक्सेल। और वो तमाम हजरात जो ये कहते हैं कि हम अगर स्मोकिंग क्विट कर चुके हैं और उसके बाद हम बेली फैट का शिकार हो गए हैं या वेट गेन हो रहा है, तो इस आसन को परफॉर्म करने से उन फैट लॉस की तरफ भी वो जा सकते हैं। आपने आराम से इस आसन को इस तरह से रिलीज़ कर देना है। अब कौन सी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है जो आपके सिस्टम को प्योरीफाई कर दे? कपालभाति उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। आपने सबसे पहले अपनी शोल्डर्स को रिलैक्स रखा और कपालभाति का मतलब होता है स्कल शाइन इन। आपने अपने शोल्डर्स को इस तरह से रिलैक्स रख के बैक स्ट्रेट रखी एंड ब्रीथ। रिमेंबर, आपका ये एरिया मूव नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका एब्डोमेन रीजन इस तरह से एक्सहेलेशन इनहेलेशन पर आपके यहाँ पर फोकस आप करेंगे और ये मूव करेगा। इनहेल, इस तरह से आप इसको परफॉर्म करते रहेंगे। अगर आप इसको राउंड्स में करना चाहते हैं तो 10 राउंड्स आप एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे एंड एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथ किया और दोबारा से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप बटरफ्लाई पोज में जा सकते हैं। बटरफ्लाई पोज आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, मेंटल इशू या कोई भी चीज़ आपके साथ चल रही है, मेंटल स्टेट आपकी, आपको लग रहा है आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और आपने शूज़ तब उतारे होंगे और साथ साथ आप इसको फ्लटर करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद आप इस आसन को परफॉर्म करना चाहते हैं, आप या तो अपनी एल्बो से इसको प्रेस करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, या कोशिश करेंगे कोई कुशन या कोई भी चीज़ या योगा ब्लॉक आप अपने सामने रख सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आपने इस पोजीशन में आकर यहाँ पर रुक जाना है और यहाँ पर आप सिर्फ ब्रीथ करेंगे एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन पर गौर करते रहेंगे। ये आपके सिस्टम को अलाइन भी करेगा और प्योरीफाई भी करता जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एडिक्शन की, तो मेडिटेशन करें, लेकिन कौन से कलर का इस्तेमाल करें? इसका ताल्लुक एक्चुअली आपके सोलर प्लेक्सिस से होता है। तो अगर आप येलो कलर के बारे में सोचेंगे तो आप आसानी से उस आदत पर काबू पा सकें, यानी एडिक्शन है उस पर काबू पा सकें कि आप उससे जान छुड़ा सकें। आपने इनहेल किया और येलो कलर और इस रीजन पर फोकस किया and exhale. Inhale and exhale. Take a deep breath and exhale.
इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो भी आपकी ऐसी आदत है, चाहे स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है या अल्कोहल या स्मोकिंग या कोई भी ऐसी आदत जो आपको लग रहा है कि ये मुझे डिपेंडेंट करती जा रही है, एक तरह से मैं उस पर डिपेंड करता हूँ या करती हूँ और उस वजह से मैं अपनी डेली लाइफ के जो टास्क हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही, या बहुत सारे लोग इस वजह से अपनी जॉब्स पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम हो गया है, तो आप इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे और आप रिलैक्स रहेंगे, इसको आप कोप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ठीक कर सकते हैं उसको, अगर आप चाहें कि आप नियत कर लें उस चीज़ की, खुद को उसको छोड़ने की, तो बी द चेंज सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें और आधे आप उसी वक्त ठीक हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये एंटी एडिक्शन योगा और ये जो टेक्निक्स थी पसंद आई होंगी। इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आजकल बच्चे घरों पे मौजूद हैं, छुट्टियां हुई हुई हैं और घर पे रह रहे के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि हम बच्चों के साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ करें। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं आपने लेनी है, क्योंकि हमारे साथ अलीना नकवी मौजूद है, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि घर में रहकर आपने किस तरह अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है और घर की जो फालतू चीज़ें जिनको हम वेस्ट कह रहे होते हैं उनसे आप किस तरह डिफरेंट एक्टिविटी जो है बना सकते हैं, या घर की चीज़ें कारामद चीज़ें बना सकते हैं। तो आज हमें क्या अलीना बनाना सिखाएंगी, आइए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले हैं पेपर के थ्रू ऐसी क्यूट सी बटरफ्लाई। सबसे पहले आप 3 कलर के डिफरेंट शीट्स लोगे इस तरह, उसके बाद आपने उनको इस शेप में काटना है। ऐसे मैंने इस तरह से लंबा उनको काट के रखा है ऑलरेडी। इस तरह से आप काटो, कोई भी शेप का, कोई भी कलर का, इस तरह से आपने काट के रख लेना है। अगर इसे बड़ी बटरफ्लाई बनानी हो तो आप इसका मेजरमेंट थोड़ा बड़ा कर दोगे। ये 3 मैंने ले लिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन तीनों का साइज़ डिफरेंट बनाना है हमने। एक स्ट्रिप होगा छोटा, एक उससे बड़ा और थर्ड वाला उससे बड़ा। उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिप को इस तरह रखूँगी, एक के बाद एक। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह ये मुझे इस तरह दिख रही है, एक इस तरह है, ये है, और थर्ड वाली ये। इसको एक जैसा पकड़कर मैं यहाँ पहले इसकी मेजरमेंट देख लूँगी कि ये एक सर्कल इस तरह बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है, तो मैं इस एरिया से इसको बिल्कुल दरमियान से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूँगी। ये एक्स्ट्रा पार्ट मेरा कट हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने ग्लू अब लगाना है। आप चाहो तो स्कूल ग्लू यूज़ कर सकते हो, मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह लगाकर यहाँ पर इसको मैं बंद करूँगी। ये एक बंद हो गया साइड। अब दूसरे को भी इसी तरह बंद करना है, इसके ऊपर ही ग्लू लगानी है आपने, इस तरह। ये साइड चिपक के ये वाला इसके ऊपर इस तरह। जब ये बंद हो जाएगा, ये 2 अलग कलर आपको नज़र आ जाएंगे। थर्ड वन लास्ट, उसको भी आप इस तरह ऊपर बनाओगे। ये अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। इसी तरह जो बाकी हिस्सा हमने काटा था, क्योंकि हमने मेजरमेंट के साथ काटा था, इसीलिए वो उतना ही छोटा पहले से पड़ा होगा हमारे पास, वो हम उस तरह ही जोड़ लेंगे। उसका एक हिस्सा इधर और दूसरा इधर, उसको भी सेम आपने उसी तरह जोड़ लेना आपस में। ये एक छोटा बनेगा और बाकी 2 बड़े होंगे। इस तरह से जिन बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं वो ऐसे क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, इवन समर कैंप्स में इस तरह के क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, वो बच्चे घर पे भी आसानी खुद भी ये क्राफ्ट बना सकते हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा एरिया है उस पर भी मैं ग्लू लगाऊंगी ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और वो पहले वाला एरिया, उसके नीचे वाले हिस्से में अब हम देखेंगे ग्लू लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा और ग्लू लगा के बंद करना है इस तरह। जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे ऐसे, तो मैं इनको एक साथ जोड़ दूँगी। अब इनको एक साथ जोड़ना है आपने, नीचे ग्लू लगाया, ये और इस तरह, ये आपस में जुड़ जाएगा। कोई पेपर है, ये बहुत जल्दी से आपस में जुड़ जाएगा। और ये देखिए बटरफ्लाई के विंग्स तो रेडी हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने ये पेपर के 2 ऑलरेडी इस तरह लंबे से स्ट्रिप्स काट के रखे थे, वो चाहिए होंगे हमें। और अब इस पेपर के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे।
पेंसिल के थ्रू उसका मैं शेप बनाऊंगी, फिर मैं उसे कट करूंगी ऐसे। आपने कुछ इस तरह से उसका शेप बना लेना है। अब मैं इसको सीजर्स की हेल्प से कट करूंगी और लास्ट में इसके ऊपर हमने जो यूज़ करना है वो गूगल आई होगा। जब भी आप सीजर्स यूज़ करते हो या ग्लू यूज़ कर रहे होते हो तो काइंडली किसी बड़े को अपने पास रखा करें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है किसी बड़े का पास होना, वो उनको सिखा सकें कि चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब ये सारा कट जाएगा फिर इसको भी बटरफ्लाई के साथ मैं जोड़ दूँगी उसके विंग्स के साथ। ये कटने के बाद इस शेप में आ गया। अब इसके फेस को भी तो बनाना है, इसलिए मैं इसके ऊपर गूगल आई का इस्तेमाल करूँगी। छोटी सी 2 आइज़ बनानी है हमने, उसके लिए पहले मैं ग्लू लगा लूँगी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है आपने। वो लगाकर मैंने गूगल आई उसके ऊपर जोड़ दिया और साथ उसकी स्माइल। हमने इस तरह से पेंसिल के साथ उसकी इस तरह से स्माइल भी बना दी क्यूट सी। अब क्या रह गया, अब जो हमने ये स्ट्रिप्स काटे थे उनको हम रोल करेंगे इस तरह हाथ की हेल्प से। इन दोनों को रोल करके उसको आपस में जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काट दूंगी क्योंकि ये बहुत लंबे हो जाएंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा मैं काट दूंगी। अब ये आपने इसके बैक साइड पे लगाना है इस तरह। ये बैक भी ऐसे एक और ये दूसरा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये इस तरह से इस पे लग गया। अब फाइनल हमने क्या फाइनल स्टेप लेना है वो ये है कि इसको आपस में अब हमने जोड़ना है। कैसे, ये फेदर्स रेडी, हमने इस साइड पे इसको जोड़ना है। यहाँ पे मैं ग्लू लगा दूंगी अच्छी तरह से। ये ग्लू लगाकर ये बटरफ्लाई इस पे चिपका दी। अब ये देखें कि क्यूट सी बटरफ्लाई रेडी हो गई, जो मैंने पहले भी एक रेडी करके रखी थी। इस तरह से पेपर की हेल्प से क्राफ्ट बनाना बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ उनको ये क्यूट सी बटरफ्लाई बहुत पसंद आई होगी और इसमें से घर पे ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ़ केयर के हवाले से, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये वाला जो टॉपिक है ना वो बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि हम सभी ख़वातीन जो होती हैं ना अपनी स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमने अपनी स्किन को किस तरह तरोताज़ा बनाना है, फ़्रेश रखना है, ग्लो किस तरह हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस तरह के एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी कराने चाहिए और जिनकी वजह से हमारी स्किन रिजुविनेट हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो नीडलिंग के हवाले से कि ये ट्रीटमेंट है क्या, किन लोगों को कराना चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए हमें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और इसके रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर बिनिश जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, जिस पर हम आज उनसे बात करेंगे। डॉक्टर बिनिश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बिनिश, माइक्रो नीडलिंग के ऊपर आज हमने बात करनी है। बेसिकली माइक्रो नीडलिंग है क्या? माइक्रो नीडलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। एक कोलेजन इंडक्शन थेरेपी है। इसमें हम लोग कोलेजन की प्रोडक्शन कराते हैं। बेसिकली हमारे पास एक फ़ाइन लाइंस नीडल्स होती हैं, फ़ाइन नीडल्स बहुत माइक्रो साइज़ की। अच्छा। उससे हम माइक्रो इंजरीज करते हैं फेस पे इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट हीलिंग के लिए। तो उसमें ये होता है कि हम लोग जब ये करेंगे, ये प्रोसीजर करते हैं, बहुत मिनिमल नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है ये। जब हम इसको करते हैं उसके साथ हम लोग इसकी करवाते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन होती है। तो हम लोग फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उसकी एक्टिवेशन होती है बेसिकली। उसकी एक्टिवेशन होगी, मैसेज जाएगा, एक्टिवेट होगा वो जैसे ही हम लोग ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये मतलब किस तरह होता है, कैसे किया जाता है? हाँ जी, मैं वो भी मैं बताती हूँ जी। इसकी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। अच्छा। जैसे कि डर्मा पेन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
एक पेन होता है, उसके आगे फाइन लाइंस नीडल्स लगी हुई होती हैं, फाइन नीडल्स, बहुत फाइन। साथ हमारे पास जम रोलर्स आते हैं जो लोग घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसका फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा वैसे होता है डर्मोरोलर जी। का? अगर टेक्निक आपको ठीक आती है, अगर आप पिगमेंटेशन ना कर दें, स्कारिंग ना हो जाए, बहुत एक स्मूथली उसको यूज़ करना होता है, उसका एक टेक्निक है, अगर वो आती है तो इट्स टोटली फाइन कि आप घर में उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक के कम है रिजल्ट्स उसके। तो हम लोग साथ ये करते हैं, साथ हमारे पास स्टैम्प्स आते हैं, एक स्टैम्प पेन होते हैं, वो भी मैनुअल में आता है, स्टैम्पिंग करते हैं। अच्छा, उसके साथ हमारे पास अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास। ओके। उसमें हम लोग हीट के थ्रू पेनिट्रेशन कराते हैं। हीट के थ्रू? हाँ, हीट के थ्रू। उसके अच्छा। लिए भी यही है कि हमें एक अपनी टेक्निक आपको आनी चाहिए। उसमें ऑब्वियसली आप हीट डाल रहे हैं, उसके थ्रू आप फिब्रोब्लास्ट को एक्टिव कर रहे हैं और कोलाजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो आपको उसकी टेक्निक आनी चाहिए कि आप बर्न ना कर दें। आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए उसके साथ साथ। और अब इसमें इसकी इंडिकेशंस हैं कि हम लोग इसमें इस्तेमाल इसको हम लोग फाइन लाइंस के लिए कर सकते हैं। झुर्रियाँ एक बहुत कॉमन एंटी एजिंग के लिए हम बेसिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। झुर्रियाँ में एक सिंपल टर्म इस्तेमाल करूँगी। साथ हम इसमें मिलाज़मा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसको हम लोग छाइयाँ कहते हैं। छाइयाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे उसमें हो रहा है। साथ अनइवन स्किन टोन का बहुत प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, और जिस तरह की गर्मी और जिस तरह का टेम्परेचर है हमारा, धूप पड़ रही है, उसमें तो वैसे ही स्किन टैनिंग हो जाती है। स्किन टैनिंग हो जाती है। आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपका ग्रे एरिया आ रहा है, आपका लोअर चिन स्पेशली, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। साथ हम लोग स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और बहुत कुछ है इस तरह से स्ट्रेच मार्क्स के साथ साथ। और इसका ये है कि हम लोग इसको मेडिकेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकेशन कुछ हम लोग डीप पेनिट्रेशन अगर हमने करानी है किसी मेडिसिन की, तो हम उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये मुझे बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि एक पेन यूज़ होता है, पेन मतलब वो किया जाता है, हाँ जी, तो उसके साथ पंक्चर किए जाते हैं, हाँ जी, तो वो उसके साथ कोई जैसे क्रीम या सीरम्स भी यूज़ किए जाते हैं, या वो खाली पंक्चर करते हैं, या इंडक्शन भी होती है किसी चीज़ की? इंडक्शन होती है। साथ इंडक्शन हम लोग साथ हम लोग PRP का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ओके, उसका आपको आइडिया होगा, आजकल बहुत टॉप ट्रेंडिंग में जा रही है ये चीज़। साथ हमारे पास बूस्टर्स आते हैं, मीज़ो बूस्टर्स के नाम से सीरम्स आते हैं, वो हम लोग इस्तेमाल कराते हैं साथ। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस चीज़ के। लेकिन ये जो माइक्रो नीडलिंग है, ये कौन करा सकते हैं और किसको नहीं करानी चाहिए? इसकी कोई ऐसी चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? सबसे पहले तो ये कि हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज लेबियलिस, इसका टेस्ट होगा। कोई अंडरलाइंग और कोई कंडीशन है जैसे कि आप कर लें, एक्जिमा है, क्रॉनिक एक्जिमा है, अच्छा, कोई इस तरह की है, या फिर कोई साथ वो है आपको कोई और अंडरलाइन आप रेडियो थेरेपीज पे चल रहे हैं, कीमो हो रही है आपकी सवेयर, इस तरह उनको नहीं है, उनको नहीं, उसमें इंडिकेटेड नहीं है ये। और क्या इसमें एज लिमिट भी है कि कितनी एज से आप ये करवा सकते हैं? एज लिमिट आप 15-16 के बाद आजकल तो सब करवा रही हैं, बच्चियाँ करवा रही हैं, क्योंकि ग्लो आता है इसमें। ग्लो नेचुरली आपको पता है कोलेजन की अगर प्रोडक्शन हो रही है और हम एक नेचुरल प्रोसेस करवा रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली ग्लो आता है। अच्छा, पिछले दिनों मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी। पिछले दिनों डॉक्टर बनिश एक खबर भी चल रही थी सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो वो फेक थी या उसमें कितनी सदाकत है, कि शायद माइक्रो नीडलिंग के थ्रू किसी शख्स को उन्होंने शायद आईब्रोज बनवाए या कुछ ऐसे किया और उसकी वजह से उनको HIV हो गया। हाँ, आपका अगर इंस्ट्रूमेंट्स से हो सकता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किए, डिसइंफेक्शन नहीं हुई, तो किसी और का ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑब्वियस बात है। अगर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर किसी का प्रेक हो गया या हेल्थ केयर का हो गया या कोई भी आपने पहले यूज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ब्लीडिंग तो इसमें हो रही है। अच्छा, ब्लीडिंग होती है इसमें। हम लोग में भी थोड़ा एग्रेसिव करें तो ब्लीडिंग होगी। नॉर्मली चलें हम लोग थोड़ा सा, कुछ लोगों का अगर स्कारिंग है, डीप स्कारिंग है, जैसे एक्नी के बाद एक्नी के स्कार हाँ हो जाते हैं, स्कारिंग होती है, तो हम अगर
उसके लिए हम लोग डीप करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और जी उसमें फिर ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं एक्ने के लिए। एक्ने के लिए बहुत, स्कारिंग के लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर उसके जब हम ये माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो क्या उसके भी स्कार रह सकते हैं आपके फेस पे, या वो 2-3 दिन तक फेड आउट हो जाते हैं? स्कार्स रह सकते हैं। ये पहले जैसे मैंने बात की टेक्निक की बात है, आपको उसका एक लेवल होता है कितना आपने उसको डीपली पेनिट्रेट करना है। आप फैट सेल्स में तो नहीं जा रहे, आप डर्मिस तक हैं। इफ़ यू आर गोइंग इन फैट सेल्स तो इसमें है कि हम स्कारिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें स्लाइटली आप पोस्ट ऑप में रेडनेस स्वेलिंग आती है फेस पे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन वो 3-4 दिन के बाद वो 3-4 दिन के मतलब जैसे अगर मैं रोज ही आके मैंने ये शो करना है तो मैं तो बिल्कुल नहीं करा सकती। आप अपनी छुट्टियों में करा सकती हैं। मैं छुट्टियों में करा सकती हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकती कि इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स है ये उनके लिए ठीक है जिन्होंने डेली रूटीन पे टीवी पे नहीं आना या जो जिन्होंने घरों में रहना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है और इसके कितने सेशंस आपको लेने पड़ते हैं? लॉन्ग लास्टिंग तो है, आप इसको पहले तो आपको 3 सेशंस लेने पड़ते हैं स्टार्ट में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद मेंटेनेंस चलती है इसकी। आफ्टर एवरी 6 मंथ आप इसका एक सेशन ले लें। ठीक है। फॉर मेंटेनेंस। और आफ्टर दिस ट्रीटमेंट फिर भी क्या आपको कोई ऐसी सीरम्स या कोई ऐसी स्किन केयर रिजीम यूज करनी पड़ती है जिससे इसके जो इफेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो? वो वैसे ही आजकल सीरम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। आप सालिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक्ने की बात करें तो हम लोग बहुत से सीरम्स उनको दे देते हैं, रेटिनॉल्स पे लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं उनको। तो सीरम्स तो इसका इटसेल्फ वो नहीं है कि मतलब आपने कम्प्लीमेंट्री है के साथ आपने वो इम्पॉर्टेंट है कि ये लगाना है, बस आप इसको मॉइस्चराइज करें। अच्छा। साथ सनस्क्रीन अप्लाई करें। इसका इटसेल्फ कोई इस तरह से नहीं है। वैसे हम पोस्ट ऑप में उसको अगर आप जैसे पिगमेंटेशन की बात कर रही थी तो हम डी पिगमेंट एजेंट कोई दे देंगे उनको ना। कोई क्रीम दे देंगे हाइड्रोक्विन के नाम के उसके फॉर्मुलेशन से हम उसको वो क्रीम कर देंगे कि अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है तो आप डी पिगमेंट एजेंट्स ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की क्रीम्स हाँ जी, क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे बहुत से लड़कियां ख़ास तौर पर जिनको जी आजकल चिट्टा होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, घर वाले भी उन्हें इंसिस्ट कर रहे होते हैं जी आपकी स्किन ग्लो करे और इस तरह की आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है। तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं जी। और उसकी वजह से भी मैंने देखा है कि उनकी स्किन बर्न आउट हो जाती है। वो तो उसमें आपको पता है स्टेरॉइड्स हैं, डायरेक्टली आप स्टेरॉइड अप्लाई कर रहे हैं अगर फेस के ऊपर तो ऑब्वियसली बर्निंग होगी। हमारे पास, मैं ये नहीं कहती चिट्टा होना कि होना, मैं खुद कहती हूँ कि होना चाहिए। हमारा एक ऑर्गन है स्किन, हम इसको कर सकते हैं। एक हर किसी की ये एक ख्वाहिश है अपने आप को अच्छा दिखना। कुछ लोग कहते हैं नहीं इट्स नॉट कंपल्सरी नहीं है या ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि नहीं, आपकी अगर नीड है तो आप करें, लेकिन उसके बहुत से और तरीके हैं। मैं एज एन एस्थेटिक फिजिशियन ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगी कि आप क्रीम्स यूज़ करें। आजकल बहुत वाइटनिंग क्रीम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं, टीवी एड्स में सब कुछ इस तरह से दिखा रहे होते हैं वाइटनिंग, लेकिन इट्स नॉट सेफ। अच्छा जी। तो उसके साथ जो बर्न आपकी स्किन हो जाती है उसके ऊपर फिर ये क्या इस तरह के ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए? उनका कोई फ़ायदा होता है या वो जो डैमेज हो गई है वो तो डैमेज है? अगर पिगमेंटेशन आ गई है, पिगमेंटेशन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, मिलाजमा ये सब कुछ छाइयाँ भी कुछ लोगों को बन जाती हैं, तो उसमें अगर हम लोग कराएं तो इट्स इफेक्टिव। अच्छा, इफेक्टिव है जी। ठीक है। और वैसे भी ये इफ़ेक्टिव है और ये आप महीने में एक सेशन लेना चाहिए, महीने में 2 या कितने सेशन? महीने में एक ही सेशन लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अगर ज़्यादा नीडेड है, जैसे कोई ब्राइड है, शादी है मेरे 3 महीने बाद, तो हम लोग 15 डेज़ के उससे इंटरवल से कर लेते हैं। ठीक है। 15 दिन के बाद एक सेशन, फिर दूसरा, तो उसके 3 सेशन हमने अगर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मिनिमम हमने 3 सेशन कंप्लीट करने हैं, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं। वो आपकी नीड पे है कि आपको कितने जल्दी उसके रिजल्ट्स चाहिए। अच्छा, ये तो होगी ना कि माइक्रो नीडलिंग के थ्रू या ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम किस तरह अपनी जो एजिंग है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोसेस कर सकते हैं, एंटी एजिंग के हवाले से अच्छा है। लेकिन वैसे आप किस तरह की सजेशंस देंगी या फिर रेमेडीज़ बताएंगी कि हम किस तरह अपनी एजिंग प्रोसेस को जो है ना वो स्लो डाउन कर सकते हैं? किस तरह की हमारी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स
यूज़ करने चाहिए AM एंड PM? हम लोग सबसे पहले तो डाइट, अगर हम लोग अपनी एजिंग की बात करते हैं तो डाइट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। एजिंग में हम लोग नहीं कर सकते कि इससे आपका सन एक्सपोजर, आपकी लाइट्स, यूवी लाइट्स, आप अपने आप को आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, साथ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, साथ क्रीम्स होती हैं, नाइट क्रीम्स हैं हमारे पास जो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, अच्छा। वो करें। फिर एजिंग में अगर हम लोग करते हैं तो ट्रीटमेंट्स की तरफ अगर मैं आऊँ तो बहुत से और ट्रीटमेंट्स भी हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका डेली का यही है कि दिन में आप बाहर निकलें तो बगैर सन ब्लॉक के नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप इसको वो कर सकते। सन ब्लॉक अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किन डैमेज होगी। आप एक तरफ से ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, दूसरी साइड पे आप डैमेज कर रही हैं आप अपनी स्किन को, तो ऑब्वियसली आपको ये करना होगा इसमें। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो लड़कियां हैं आजकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हैं, रेटिनॉल भी है, हाइलुरोनिक है, नाइसिनामाइड है, सैलिसिलिक एसिड है, इसी तरह AH, BH, AF, इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसा सीरम या ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और वो कोई भी यूज़ कर सकता है? हाइलुरोनिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। नाइसिनामाइड भी सेफ़ इफ़ेक्टिव है। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड को होता है सेंसिटिव, इरिटेट, उसमें इरिटेट कर सकती है स्किन। तो आप डेली हाइलुरोनिक एसिड अपनी प्लम्पीनेस के लिए स्किन को प्लम्प करता है, स्किन की रिजुविनेशन, रिसर्फेसिंग कराता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही। ठीक है। और रेटिनॉल के हवाले से रेटिनॉल्स में भी हम लोग कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन उसकी रेटिनॉल्स में आप कुछ उसकी इंडिकेशंस हैं, आप उसको पेशेंट को देख के ही रेटिनॉल्स दे सकते हैं इस तरह, और उसका तरीका है इस्तेमाल करने का, उसमें बहुत डैमेज हो सकता है स्किन को, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें रेटिनॉल्स को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं वो कहते हैं जी जो आपको सीरम फॉर्म में मिल रहे हैं उसमें उसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत लो होती है, तो वो आप अगर इस तरह से वो है, आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 20, तो हर किसी को रेटिनॉल यूज़ करना वो चाहिए। तो करना चाहिए, ऑब्वियस बात है, लेकिन उसकी अगर आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा है, आपको लगाना आता है, तो इट्स वेरी सेफ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स डेंजरस, उसमें आप अपनी स्किन को ख़राब भी कर सकते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं, तो इसलिए हम लोग इसी तरह केसेस ख़राब होकर हमारे पास आते हैं तो हम इनको माइक्रो नीडलिंग अल्टीमेट ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें हम लोग फिर सब चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके, बूस्टर्स ऐड करके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बूस्टर्स, मीज़ो बूस्टर्स, उसमें हम लोग वाइटनिंग, इसके पिगमेंटेशन का बूस्टर आता है, वो ऐड ऑन करके मुलाजमा के लिए सब कुछ हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, जब ये माइक्रो नीडलिंग या इस तरह का ट्रीटमेंट जब ले रहे होते हैं तो पेशेंट को कोई डाइट के हवाले से भी गाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं? डाइट नहीं होता, उसका प्री ऑप और पोस्ट ऑप केयर है। पोस्ट ऑप में यही है कि 3 दिन आपने हीट एक्सपोजर नहीं करना। अच्छा। उसमें आपने साथ में खाना, अगर ख़वातीन करवा रही हैं तो थोड़ा हीट से खाना ना बनाएं उस दिन, डायरेक्ट आप, क्योंकि स्किन आपकी ऑब्वियसली ओपन, पोर्स ओपन हो गए हैं। अच्छा। तो अगर आपके पोर्स जब ओपन हो गए हैं तो डायरेक्ट आपका जो भी है वो डायरेक्ट अंदर पेनिट्रेट करेगा। साथ उसके अलावा आप बाहर निकलें तो सन ब्लॉक लगा कर निकलें, एक्सपोजर सन का बिल्कुल ना कराएं, और साथ इसमें और इतनी ख़ास इसकी कोई वो नहीं है, वो बहुत सिंपल सी हैं, फॉलो कर लें। इसमें इरिटेशन होती है, स्किन रेड हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन आती है इसमें। ठीक है। गर्मियों में ज़्यादा आती है, एक ये भी है, टेम्परेचर का भी है। आप सर्दियों में कुछ वेदर भी देख के अगर इसको करना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ऑलरेडी, तो आप इसको वेदर पे भी के कुछ अच्छे मौसम में इसको अपना ये प्रोसीजर स्टार्ट कराएं। वरना अगर आप घर में ही बैठी हैं, अगर आप गर्मियों में भी करा रही हैं, आप थ्रू आउट AC में हैं या आप अंदर ही हैं, आप एक मतलब बाहर नहीं निकलना आपने, तो तब भी आप इसको करवा सकते हैं। अच्छा, ये क्या जो लड़के हैं वो भी इस प्रोसीजर को करा सकते हैं? करवा रहे हैं, लड़के भी करवा रहे हैं। लड़कों के लिए भी है अनइवन स्किन टोन, लड़कों के लिए तो बल्कि ज़्यादा है, अगर वर्किंग एक मैन है वो बाहर जा रहा है उसके लिए ज़्यादा है, ये आप फिजिबल है कि वो करवाए, सूटेबल है उसके लिए। हेयर लॉस के लिए लड़के करा रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग तो नहीं, लॉस के लिए भी हाँ, इसमें PRP जो हम कर रहे हैं, PRP के थ्रू कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग विद PRP। हेयर लॉस के लिए भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डर्मामेंट के थ्रू भी करवाते हैं। अच्छा जी, ओके। और उसका क्या फ़ायदा है, मतलब हेयर लॉस के लिए कब करवाना चाहिए हमें? क्योंकि हमारे माइंड में तो हेयर थिनिंग बना हुआ है ना
कि जब शायद हमारे सारे ही बाल गिर जाएंगे तब हमें जाके नहीं, तब तो वर्क तब जाके हमें वर्क ही कराना नहीं चाहिए करेगा। PRP। नहीं, तब तो वर्क ही नहीं करेगा। अगर आपकी थिनिंग स्टार्ट हो गई है तो आप स्टार्ट करवाएं उसको। आपको लग रहा है आपके बाल गिर रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है, तो आप इसको PRP के साथ करवा लें। नहीं तो कितनी देर करानी चाहिए? अगर हेयर लॉस के लिए अगर हमने करानी है माइक्रो नीडलिंग विद PRP तो उसको कितने सेशन वो हमें लेने केस टू चाहिए? केस उसके डिपेंड करता है कि किस तरह का केस आया है, हमारे पास कितनी थिनिंग है। अगर है बहुत कम है, अभी स्टार्ट हुई है, तो आप उसको उसी तरह 15 डेज़ के गैप से 1 मंथ के गैप से 3-4 सेशंस लें। साथ में फिर और ट्रीटमेंट्स हैं वो करवाएं। कॉम्बिनेशन में चलती है ये चीज़, खाली PRP भी कुछ नहीं करेगा। आजकल स्टेम सेल्स थेरेपी, एक्सोसोम थेरेपीज़ बहुत वो आजकल वाइडली प्रैक्टिस हो रही हैं। लेकिन ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव हर है, कोई हाँ, अफोर्ड भी नहीं है। हो सकता। लेकिन माइक्रो, मैं ये नहीं कह रही कि हम उसी तरफ जाएं। माइक्रो नीडलिंग इटसेल्फ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। अगर आपका थिनिंग स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर बिल्कुल ही बॉल्डनेस नहीं हो लेकिन गई। आजकल हर कोई मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, डॉक्टर बनिश, वो सब यही बोल रहे हैं कि हमारे बाल बहुत गिरना शुरू हो गए हैं, बहुत थिन होना शुरू हो गए हैं। इसकी कॉमन रीज़न क्या लगती है? एज ए डॉक्टर आप क्या बताएंगे? एक तो डाइट है, आजकल हमारी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा। हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को हमने बहुत चेंज कर लिया है। बाहर का खाना खाना, जंक फूड, तली हुई चीज़ें हम लोग नहीं छोड़ रहे। अब अगर आप देसी पाकिस्तानी जो हमारा देसी फूड है उसमें आए, तो देसी चीज़ें खाएं तो कुछ भी इस तरह से नहीं होगा। हमारा ये सबसे बड़ा फैक्टर आता है डाइट का। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। आप उसमें हेयर लॉस में पहले तो डाइट की ही बात है, उसके बाद बहुत से और से फैक्टर्स हैं जो आ जाएंगे इसमें। अच्छा, उसमें कोई डेफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से आपके जो हेयर लॉस है वो बहुत होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? जी, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी, कोई भी आपके विटामिन की डेफिशिएंसी है अगर, तो आपका हेयर लॉस ऑब्वियसली होगा। और साथ ही साथ आप इस तरह की ट्रीटमेंट्स भी लेंगे और तो साथ ही साथ आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे, तो ये चीज़ें जो है कंपनसेट हो जाएंगी, इसको ये बेहतर हो जाती है। तो आज हमने इसी पे बात की है कि जनाब अपनी सेहत का ख्याल आपने किस तरह रखना है, और ख़ास करके माइक्रो नीडलिंग ये ट्रीटमेंट क्या है, किस किस को कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, और दूसरा ये कि किसी ऑथेंटिक बंदे से आपने ये कराना है ताकि आपकी सेहत को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो हमारे साथ डॉक्टर बिनिश जहांगीर मौजूद थी, एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर बिनिश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस पर हमने बात की है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, और क्योंकि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और इस गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ़ फैक्टर्स का ख्याल रखें। जिस तरह मैंने पहले भी अपने शो के आगाज़ में बात की है कि इस तरह की डाइट का ख्याल रखें जो कि ठंडी डाइट हो, गर्म ग़िज़ाओं से जो है वो इज्तनाब करें, हल्के फुल्के कपड़े पहनें, और उसके साथ साथ बाहर गैर ज़रूरी जाने से परहेज़ करें, एहतियात करें। अगर बाहर निकल भी रहे हैं, पानी की बोतल अपने साथ रखें, लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। और ख़ास तौर पर बहुत से केसेस हमें इस शिद्दत वाली गर्मी में सामने आते हैं जिसमें लोगों के नाक से खून निकल रहा होता है, जिसको कहते हैं कि जी नक्सीर फूट गई है, और ये गर्मी की वजह से हो रहा होता है। इसकी क्या वजूहात हैं? और यूजुअली जिस तरह मैं हूँ, अगर ज़्यादा गर्मी आती है तब भी मुझे फ्लू हो जाता है, और ज़्यादा सर्दी आती है तब भी मुझे फ्लू हो जाता है। तो मैंने आज सोचा कि इसके ऊपर भी बात कर लें कि ये क्या वजह है कि ज़्यादा गर्मी में फ़्लू क्यों होता है। चले सर्दियों में तो माना है कि फ़्लू हो गया है, गर्मियों में बहुत से लोगों को शायद ये एलर्जी होगी, मुझे भी एलर्जी होगी, बट आई डोंट नो कि किस चीज़ की एलर्जी है। तो इसको आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंशन किस तरह की कर सकते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है, और लास्टली कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद राशिद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि इतनी गर्मी है
कि जीना मुहाल हुआ हुआ है। अंदर बैठे हुए इतनी गर्मी लग रही होती है हमें घरों में ही, ऑफिस के अंदर, तो बाहर तो क्या ही हाल होगा। तो इस गर्मी में एक तो ख़ुद को बचाना भी है हमने, दूसरा ये कि नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग हैं जिनकी नक्सीर फूट जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजह क्या है इसकी? थैंक यू वेरी मच। मौसम की शिद्दत में जब भी एक्सट्रीम सर्दी होगी या एक्सट्रीम गर्मी होगी तो हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम, डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। अच्छा। तो इसमें खाने पीने में बहुत इत्तदाल करनी होती है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पानी ज़्यादा पिएं, नॉर्मल पानी, थोड़ा ठंडा पानी, हर वक्त कुछ सिप्स लेते रहें, पहली बात। ओके। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जहाँ पानी मिले वहाँ पे नोज़ को, गले को फ्लश ज़रूर करें। नाक के अंदर बहुत नाजुक सी, सॉफ्ट सी झिल्ली लगी हुई है, अगर ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो इससे ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। अगर साल में 1 या 2 दफ़ा ब्लीडिंग होती है तो वेरी नॉर्मल है, चंद ड्रॉप्स आए खुद ही रुक गए, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट नोज़ जो बाहर ऑलमाइटी ने लगाए, एक तरफ थंब रखें और 2 फिंगर रखें और जस्ट कोई 5 मिनट के लिए उसको पिंच कर दें सॉफ्टली, जेंटली, और मुंह खोल के सांस लें। 99% चांस ब्लीडिंग रुक जाएगी। अच्छा, फर्स्ट एड तो इतनी सी है। ओके। अगर किसी को 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे में या एल्डरली पेशेंट्स में, ज़ईफ़ आदमी में, इसको सीरियसली लेना चाहिए। छोटे बच्चों में नाक में उंगली डालना वर्ल्ड वाइड है कि नोज़ पिकिंग सबसे आम वजह है। इसके बाद इन्फेक्शन जो आपने कहा ना कि नाक में अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, छोटे बच्चों के 12 साल से छोटे बच्चों के नाक के पीछे गदूद बन जाता है। अच्छा। जो इन्फेक्शन मुस्तकिल कैरी करता है, इसको एडिनॉइड कहते हैं। एडिनॉइड, जैसे गले में टॉन्सिल होते हैं, हाँ जी, नाक के पिछले हिस्से में एडिनॉइड हर किसी के होता है। ओके। अगर ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लीडिंग, रिकरेंट, बार बार हो रही है, पेरेंट तंग पड़ रहे हैं, बच्चा स्कूल से अक्सर छुट्टी ले रहा है, तो ये वो चीज़ है जिसको ज़रा सीरियसली लेना है। ठीक है। और अगर किसी के हल्का सा ब्लड ड्रॉप आता रहता है और थोड़ा सा सिक्रीशंस भी आ रही हैं, ये वो लोग हैं, और साथ सर दर्द भी हो रहा है, तो जिसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक ये है। आम तौर पे किसी ट्यूमर, रसौली या जड़ों वाली रसौली या कैंसर जिसको कहते हैं, उसकी बिल्कुल वजह हो ये सकती उसकी भी है। अलामत हो सकती है। अगर ऐसा कभी भी है तो अपने नज़दीकी तरीन हॉस्पिटल में फ़ौरन रब्ता करें। अब हमारे कम से कम देहातों तक भी डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, मोबाइल सर्विस मौजूद है। प्लीज़ खुद से ना कुछ हिसाब किताब लगाएं। बहुत सारी मिथ्स हमारी रॉन्ग हैं, गलत हैं। अच्छा। उसमें हम बीमारी को बहुत एडवांस स्टेज में ले जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो किसी अच्छा, दूसरा ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन अभी जैसे नाक से वो निकलता है ना, खून निकलता है, तो बहुत से लोग कहते हैं जी इसके सर पे पानी डालें ताकि इसकी जो ठंडा, और ख़ासतौर पर ठंडा पानी डालें। बाहर भी अक्सर हमने देखा है कि इस तरह किसी को होता है तो लोग कहते हैं जी पानी डालें, इसके ऊपर पानी डालें, तो वो ठीक है जी? पानी, या वो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर से ही रुजू करना चाहिए? सबसे पहले ब्लड आ रहा है ना, तो इंसानी ब्लड है, ये कीमती चीज़ है, फ़ौरन नोज़ को पिंच करें। मतलब इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको नोज़ पिंच करें। 5 मिनट में अगर रुक गया है, दोबारा नहीं आया है, तो यू मे वेट। अदरवाइज बेहतर ये है कि नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखा लें। और बहुत से लोग कहते हैं जी इतनी गर्मी है, खून पसीना एक हुआ हुआ है तो कोई बात नहीं, खून आ गया तो कोई बात नहीं। इस तरह के भी लोग जो है ना बातें कर रहे होते हैं। तो साल में 1 दफ़ा आया है और कभी कभी आया है, तो लाइफ में 1-2 दफ़ा तो हर बंदे के आया। अच्छा, दैट्स नथिंग टू बी वरीड। ओके। अगर बार बार आ रहा है और ये मतलब बच्चे की ऑलरेडी स्कूल से लेट हो रहा है, बच्चा आए दिन स्कूल से छुट्टी कर रहा है, नोज़ पिकिंग, इन्फेक्शन, सफाई सुथराई, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि वीकली बच्चों के और माँ के हाथों के नेल ज़रूर काटने चाहिए। हम जब सोते हैं, जहाँ पे भी आपके ड्राइनेस, इचिंग, डिस्कम्फर्ट होती है, हमारी उंगली, हमारा हाथ वहाँ खुद पहुँच जाता है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए नेल अगर कटे होंगे और सॉफ्ट से उस पर कोई वैज़लीन, सॉफ्ट जेली लगा दें, कोल्ड क्रीम लगा दें, सो दैट द नेज़ल टिप, स्पेशली इंडेक्स फिंगर की, बिल्कुल सॉफ्ट, क्लीन, विदाउट नेल होनी चाहिए। ये अगर लगता रहेगा तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीडिंग। अच्छा। इन्फेक्शन से भी ज़्यादा। ओके। इसलिए नेल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले उसके अपने और उसकी मामा के नेल ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि इट्स लाइक ए सीजर, इट्स लाइक ए नाइफ।
ओहो। इट टचेज एवरीवेयर, और जब आप सो जाते हैं जहाँ खारिश होगी ये नेल पहुँच रहा है वहाँ। बिल्कुल ऐसे, और आपको नहीं पता आप कितने जोर से कर रहे हो। इट्स वेरी अनफेयर बिजनेस, इसको रोकना है। इसको रोकना है। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है यूजुअली? मतलब अगर देखें, अगर कोई बहुत दूर है, डॉक्टर के पास उस वक्त फौरी नहीं जा सकता है, तो उस वक्त फिर फ़ौरन से हमें क्या करना है? 90% या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, नथिंग टू बी वरीड। ठीक है। उठ के बैठ जाए मरीज़, नोज़ को पिंच करे पूरे 5 मिनट के लिए। ओके। एक तरफ अंगूठा रखा है, एक तरफ 2 फिंगर रखी हैं, सिर्फ लोअर हाफ, ऊपर वाले हाफ को दबाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट और मुंह से सांस लें। इससे ज़्यादा किसी फर्स्ट पानी डाल लें फिर भी ठीक है, ना डालें फिर भी टाइम उतना ही लगेगा। तो आप स्वाब के लिए डालना चाह रहे हैं डाल लें, लेकिन नाक ज़रूर पकड़ें। अगर बच्चा नहीं पकड़ता तो उसकी मामा पकड़े, उसका बड़ा भाई पकड़े, या नज़दीक। खुदा न खास्ता को बंदा आपको रोड पे मिला, उसको कहीं से ब्लीडिंग हो रही, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हार्ड जैसी भी मिले, लकड़ी है, पत्थर है, उस जगह पे रख के आप प्रेस कर दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा। 120/80, 190/80 ब्लड प्रेशर भी उसी टाइम पे रुक जाएगा। कितनी अमवात हैं जो अस्पताल में ट्रांसपोर्ट के दौरान डेथ होती, हाँ जी। कहीं से भी गन शॉट हुई, वैसे चोट लगी, ट्रामा हुआ, प्लीज़ आपका एक थंब या हार्ड चीज़ वहाँ प्रेस कर दें, देन आस्क फॉर हेल्प, देन शाउट फॉर हेल्प। फिर आप फ़ोन करें 1112 को, नज़दीक जो पासर बाय हैं, ट्रेस पासर हैं, पास गुजरने वाले लोग हैं, उनको बुलाएं। लेकिन ब्लड मज़ीद ज़ाया ना होने दें। आपकी इंसान की आंखों के सामने इसमें मेडिकल का होना, नॉन मेडिकल का नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ब्लड लॉस ना होने दें। ब्लड लॉस की वजह से ज़्यादातर डेथ्स होती हैं। तो इसका यही हल है कि अगर आपकी नाक में से खून निकल भी रहा है, अगर ज़्यादा निकल रहा है फिर तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर निकल रहा है रेयरली तो आपने सिर्फ अपने नाक को बंद करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, और आपको किसी की भी बातों के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने डॉक्टर साहब बात की कि एलर्जी भी बहुत से लोगों को होती है, बट हम लोगों को पता नहीं होता। अब जैसे मुझे लगता है कि जैसे ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाला मौसम होता है, ज़्यादा सर्दियाँ, ज़्यादा गर्मी होती है, तो मुझे ज़ुकाम होना ज़रूर होना होता है। तो इसकी क्या वजह, ये एलर्जी लीड कर रही है, एलर्जी की वजह से है, या वैसे भी हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छी बात, सेकंड स्टेप यही है कि मोस्ट कॉमन तो है कि ड्राइनेस, अच्छा, या बार बार इरिटेशन या आपके नेल की वजह से हो रहा है। ओके। अगर हम बार बार नोज़ को ब्लो करें, पानी से गीला रखें, बार बार वज़ू करें, और जब वज़ू भी करें तो प्लीज़ भागे जाते ना करें। कोई भी काम जो करें वो 5-10 मिनट खुशू खुजू से करें। जहाँ पानी मिले आप नोज़ को फ्लश करें, ओके, और पानी पिएं ज़रूर। इससे आप बहुत सारी ब्लीडिंग से, इन्फेक्शन से बच जाएंगे। सेकंड चीज़ है कि एलर्जी और इन्फेक्शन सेकंड कॉमन काज है। जैसे नाक में एडिनॉइड है, वो हो जाए, नाक में छोटे छोटे गदूद बन जाते हैं, रसोलियाँ बन जाती हैं। अच्छा। अगर सिर्फ इन्फेक्शन को एलिविएट कर दिया जाए, वैनिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो ये चांसेस भी बहुत ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलर्जी तो है, जैसे ये जो बाहर पोल्यूशन है, हाँ जी, ये और ज़्यादा इन्हांस करती है। जब हम घर पहुँचें तो अच्छा सा वज़ू करें या लंबा सा बाथ ले लें, ओके, और जब बाथ लेते हैं तो वज़ू ही करते रहें। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में 4 साल के बच्चे को ट्रेन किया जाता है मीन्स के हाउ टू ब्लो द नोज़। मेरे ख्याल हमारे भी इंसिडेंस उतना ही कम है जितना दुनिया में, हमारे ज़्यादा है थोड़ा सा, कि प्रॉपरली कैसे नाक में पानी थोड़ा सा खींचना है और हाउ टू क्लीन इट ऑफ। ओके। अगर बच्चे को ब्लो करना आ जाए, नाक क्लीन करना आ जाए, तो आप बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं। अब एलर्जी जो है ये एलर्जेनिक से है, किसी चीज़ से। जैसे सबसे कॉमन एलर्जी हाउस डस्ट माइट है। पुराने कपड़े आपने झाड़े, आप स्टोर में गए, आपने किताबों को हाथ लगाया जो पिछले 2 हफ्ते से टच नहीं हुई, वहाँ पे एक माइट रह रही है, एक इंसेक्ट रह रहा है जिसको उसकी आगे बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स हैं। ओके। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एलर्जी हाउस डस्ट से है, और इसमें पाए जाने वाले हाउस डस्ट माइट से है। ओके। और ये टोटली अवॉइडेबल है। अगर आपको एलर्जी है किसी भी पुरानी चीज़ों को, जब भी आपने झाड़ा, आपको एपिसोड ऑफ छींकें आई, फिर आपके पानी आया, फिर आंखों से पानी आया, फिर नाक बंद हो गया, ये टिपिकल एलर्जी, ये एलर्जी है, ठीक है। इसमें फीवर नहीं होता।
अच्छा, इसमें आपको चलने फिरने में मुश्किल कोई नहीं मसला पेश नहीं आती। होता है। हाँ जी। अगर आप पहली छींकों के बाद ही आपका हेडेक शुरू हो गई है, 100 से ज़्यादा फीवर हो गया फीवर है, हो गया है। तो ये कॉमन कोल्ड है। ओके। और अगर पहले ही 2 दिन या पहले 2 घंटे में ही आपकी पूरी बॉडी स्टैंड स्टिल हो रही है, बोन पेन शुरू हो गई है, आपको लगता है इतना नाक की शिद्दत का नज़रा तो मैंने कभी नहीं देखा, हाँ। ये है इन्फ्लुएंजा। ओह, ये कोविड की तरह डेंजरस चीज़ है। आज की डेट में भी जितना कोविड डेंजरस है उतना इन्फ्लुएंजा भी डेंजरस है। इसके लिए कहा गया है कि जब भी आप गैदरिंग में जाएं, नई यूनिवर्सिटी में जाएं, उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, आपने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 15 दिन पहले ज़रूर लगवाना। और हर साल एक ब्रांड न्यू वैक्सीन आता है, WHO सर्टिफाई करती है CDC, और वो परफेक्ट है, वो दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है। वैक्सीन्स, नॉलेज, इल्म, रोशनी अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमें वैक्सीन लगाने वालों की इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। जब तक हम इल्म को रोशनी नहीं समझेंगे, इससे इस्तेफादा नहीं कर इस्तेफादा सकते। हासिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे बताइए फिर क्या हर किसी को ये जो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा ये लगवा लेनी चाहिए, कितनी देर बाद लगा लेनी चाहिए, और कौन से मौसम में लगवा लेनी चाहिए जो ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो? ये इंतहाई ज़रूरी आइटम है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अच्छा। साल में एक ही दफ़ा लगवाना चाहिए। ओके। बच्चों को तो फ़र्ज़ है कि लगवाएं, और जो बड़ी 60 प्लस हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा ज़्यादा है, जिनको इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ है, जिनकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम वीक है, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। ओके। नॉर्मल यंग बंदा, बहुत ही यंग जैसे आप हैं, उनके लिए लगवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको 3-4 दफ़ा से ज़्यादा फ्लू होता है साल में, तो फिर ज़रूर लगवाएं। अच्छा। अगस्त और सितंबर का मंथ आइडियल समझा जाता है। ओके। स्टार्ट ऑफ द चेंज ऑफ द सीज़न, जब हमारे विंटर स्टार्ट हो रही होती है, उससे जस्ट पहले लगवा लें, 2 हफ्ते पहले। ओके। इसका मतलब कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा गुजरेगा। आपका और अगर विंटर आपने खास तौर पर आप बच्चे को लगवाया है, हाँ। तो बच्चा स्कूल से ऑफ नहीं होगा, चाइल्डहुड विल बी मोर ब्रिलियंट, और उसका स्कूल में परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्फेक्शन है नाक गले की, जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा तो कितनी सदियों हो गई डॉक्टर साहब ये चलता आ रहा है, जिसके बारे में हम सुनते हैं, बचपन में हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। और दूसरा ये कि पिछली सदी में 1920 में कहते हैं कि इसकी वजह से कितनी ज़्यादा अमवात हुई हैं। ये बहुत खूबसूरत बात कि 19 के शुरू में 1920 के अराउंड, हाँ। जो स्पेनिश फ्लू था, जिस पे बहुत ज़्यादा मैसिव Deaths कैटास्ट्रोफ हुई थी, हुई, ये वही इन्फ्लुएंजा। हाँ। तो ये स्पेनिश तब से चलता आ रहा है, तो ये क्या सारी और जिंदगी हमारे हत्ता साथ कि चले ना रहा है? कोविड के वायरस बाद में 1962 के पास कोविड फर्स्ट टाइम पता लगा कि एक ऐसा भी वायरस है जो छोटी छोटी इन्फेक्शन करता है। ओके। 1962 से पता चल गया था, लेकिन 19 के दिसंबर में आके 2-3 साल पहले पता लगा कि ये इतना सीधा साधा नहीं है जिसको आप कॉमन कोल्ड समझे बैठे। उसके एक वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। फिर दुनिया ने उससे कुछ सीखा भी, उससे IT ने भी सीखा, इंसानों ने भी सीखा, और बहुत सारी चीज़ें, क्लीनलीनेस, हैंड वॉश, स्पेशली मास्क्स, स्पेशली डिस्टेंस रखना, अपनों से भी डिस्टेंस रखना। उसमें ये प्रूव किया गया है कि जिसको छींकें आती हैं उसने मास्क लगाना, उसने ज़्यादा हैंड वॉश करना। अगर एक बड़े भाई को हुआ और छोटे भाई के साथ स्टेपल हुआ, इकट्ठे सो रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे एक प्लेट में खा पी रहे हैं, जैसे हो रहा है हमारे घरों में, तो 100% चांस है कि उसके छोटे भाई को भी हो जाएगा। इसलिए उस बच्चे को मास्क भी लगाना पड़ेगा, उसको फ्यू डेज़ के लिए सेपरेट भी करना पड़ेगा, वेरी फ्यू डेज़ के लिए, इनिशियल डेज़ के लिए। मामा का है तो उसको भी यही मास्क भी लगाना पड़ेगा, हैंड वॉश भी होगा, और पानी का ग्लास भी सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी इम्यूनिटी भी तो लो हो जाती है डॉक्टर साहब, उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? सर्दियों में तो हमें कहा जाता है जी विटामिन C इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी, कि आप सिट्रस फ्रूट्स खाएं, और अगर आपको फ्लू है तो गर्मियों में क्या करें फिर? इट्स अ ब्यूटीफुल थाट। सबसे ज़रूरी है कि आप डेली प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। ओके। एक्सरसाइज फ़र्ज समझी जाए नमाज के बाद। नमाज की तरफ जो बंदा 5 मिनट मिले या 2 घंटे मिले, जो एक्सरसाइज करेगा वो डॉक्टरों के पास बहुत कम आएगा। और एक्सरसाइज डजंट मीन ओनली वॉक,
कभी आप आर्म्स की कर रहे हैं, कभी आप नेक की कर रहे हैं। आप करेंगे तो आपकी फैमिली करेगी, फैमिली करेगी तो बच्चे भी करेंगे। और अगर हम इकट्ठे को काम करें, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, घर में फन हो रहा है, लाइफ इज़ लाइक ए माइकल जैक्सन, कुछ ना कुछ घर में परफॉर्मेंस दें। नंबर 2 पे है कि खाना प्लीज़ सिंपल करें। अच्छा। पाकिस्तान में स्पाइस और ऑयल पे हमने लक बंधा हुआ, इट शुड बी मिनिमाइज। ऑयल और स्पाइस थोड़ा सा एशिया में, पूरी दुनिया उतनी खाती है जितना मेरे ख्याल 2-3 एशिया के कंट्रीज। हम तो मिर्च मसाले के बगैर लाइफ लगता है कि कलरफुल नहीं रही है, या जब से आंखों में पानी नहीं आएगा, नाक में, इट शुड बी रिड्यूस। तीसरी बात है, रात सोते हुए खाना बहुत अर्ली खा लें, हजम करके सोएं और पेट हल्का करके सोएं। तीसरी बात है कि जब भी घर पहुंचे कोई ऑफिस वाला बंदा, वर्कर, बिजनेसमैन, घर जाके पहला काम अच्छा सा बाथ ले, वज़ू करे, स्टीम ले, और अगर आप लंबी स्लीप लेते हैं, आखिरी बात है स्लीप, अगर आप 8 घंटे की स्लीप हर सूरत लेते हैं और उस दौरान हर चीज़ आपका डिस्टर्बेंस आपसे कोसों दूर हो, जैसे फ़ोन है, जैसे लैपटॉप है, आपके कमरे में इन चीज़ों से आईटी की कोई चीज़, ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन के, और हाँ स्क्रीन भी, टीवी भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी टीवी देखेंगे तो नींद तो नहीं आएगी। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी स्लीप को इतना अच्छा रखें, और सोने से 2 घंटे पहले फल खाना, कॉफ़ी, टी प्लीज़ अवॉइड। अच्छा, वो नहीं खाने चाहिए, फल भी नहीं खाना चाहिए बंदो। इसमें अल्लाह मियां ने इतनी ज़्यादा सरप्लस अबंडेंट विटामिन सी, ग्लूकोज चीज़ें रखी हैं, ये उस वक्त खाएं जब आपने एक्सरसाइज करनी, ऑफिस जाना है, दोपहर के टाइम पे, ताकि आपको सरप्लस एनर्जी मिले, ग्लूकोज मिले, विटामिन्स मिले। और रात को तो सिंपल सी आपकी डाइट है, दूध है, दलिया है, सिंपल सी डाइट है, क्लियर सूप्स हैं, ताकि आप इतना अच्छा सोएं कि आपको सुबह उठे ना तो लाइफ कलरफुल, कौसे कज़ा से भी खूबसूरत नजर क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर ने हमें बताया है कि आपने किस तरह अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप देखेंगे या उनका ख्याल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और हम बात कर रहे थे कि ये कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और ख़ास तौर पर ये जो गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से नक्सीर फूट जाती है, नाक से खून निकलता है, इसकी वजह क्या है और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मज़ीद कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी है एक तो, और दूसरा ये कि हमारी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो भी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। हम खाना घर पे कम और बाहर से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और दूसरा ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो दिल करता है कुछ लिक्विड पिया जाए, कोई जूस पिया जाए, मिल्क शेक पिया जाए, ऐसी चीज़ें पी जाएँ जो हमें ठंडा रखें। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर आपको रेहड़ियाँ नज़र आ रही हैं, फल के जूस और गन्ने की रो और इस तरह की बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर से इनटेक जिसका कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हेपेटाइटिस ई और ए है उसके बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लोग इसके पेशेंट बनते जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? दूसरा ये कि इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है, और अगर ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑफ मेडिसिन है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैडम। डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस ए और ई के इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, पहले तो बताइए कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से ये हर साल ही इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं? देखें जी, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ज़रिए ट्रांसमिट होता है और वाटर और सैनिटेशन के ज़रिए फैलता है। इसलिए जिस तरह आपने एक गन्ने की रेहड़ी है लगी हुई, रास्ते में जा रहे हैं आपने वहाँ से एक रॉ का ग्लास लेके पी लिया है, अगर तो वो बंदा SOPs को फॉलो कर रहा है, उसने डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ किया है, पानी का जो सोर्स वो यूज़ कर रहा है वो ठीक है, गन्ना प्रॉपर धुला हुआ है, फिर तो शायद चांसेस हैं कि ट्रांसमिट ना हो। मगर अगर एक मरीज़ पहले हेपेटाइटिस ए या ई का पी के गया, उसका थूक लगा हुआ है, ग्लास सही धुला हुआ नहीं है, उसने वही ग्लास उठा के आपको रॉ भर के दे दी है,
आपने पी ली है तो फिर उसके बाद अगर आप हेपेटाइटिस ई या ई एक्वायर कर लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं और ऑब्वियसली लोग इस तरह खाने पीने से ही एक्वायर करते हैं। कहीं कोई सड़क पे जाते हुए रेडी लगी हुई है, मोटरसाइकिल रोकी, उसे आवाज़ मारी, उसने 30 रुपए में ग्लास दे दिया, पी लिया, उसके बाद अगर आप एक वायरस एक्वायर कर लें तो कर सकते हैं। क्योंकि रेडी के साथ देखें अगर जो लवाजमात है ना, कम से कम वहाँ एक वॉश बेसन होना चाहिए जिधर वो डिश वॉशिंग कर रहा हो, सर्फ होना चाहिए, ग्लास प्रॉपर धुला हुआ होना चाहिए, और कुछ भी नहीं तो डिस्पोजेबल ग्लास होना चाहिए ताकि आपका ग्लास सिर्फ आप ही यूज़ करें, कोई और बंदा उसको यूज़ ना करे। तो जब ये सूरत हाल है, इस पे पंजाब फूड अथॉरिटी काफ़ी छापे भी मारती है, मगर मेरे ख्याल है जो छोटे रेडियाँ हैं इन पे इतना सख्ती नहीं है। और ये मेजर किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जगह जगह आप गाड़ी में जाते हुए देखें तो मुख्तलिफ रेडियों पे बहुत रश है। और लोग बहुत ज़्यादा शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत, रॉ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पी रहे हैं लोग, ठंडी चीज़ें पी रहे हैं। अब जैसे 20 रुपए का ग्लास मिलेगा तो फिर तो सारे ही पियेंगे ना, फिर तो इतनी गर्मी है उसमें अगर 20 रुपए का शरबत मिल रहा है इमली आलू बुखारे का तो क्या ही बात है भाई, फिर तो पियेंगे। इस वजह से वो उसमें फिर तो आप भी रुकेंगे, फिर तो हम भी वहाँ रुकेंगे। उसके साथ जो चीजें तोहफे में मिल रही हैं वो एक्चुअली लोगों को अंदाजा नहीं है। तो अगर लोग सिर्फ ये ख्याल कर लें कि मेरा ख्याल है लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खा पी रहे हैं सबसे ज्यादा तो वही उनको ही देखना है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। और प्लस जो फूड अथॉरिटी, उनका काम है कि वो ज़रा थोड़ा अपनी टीमों को मोबाइल करें और ऐसे छोटे वेंडर्स जो कि बिल्कुल सफाई नहीं रख रहे, पानी का सोर्स ठीक नहीं है, ग्लासेस रीयूज़ कर रहे हैं, धो नहीं रहे, उनको बंद करें, उनकी रेडियां उठा लें, ताकि वो लोगों को एक सबक तो मिले कि यार हम अच्छा काम करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। बंद कर दें, उनकी रेडियां ही उठा ले, सिरे से ही उठा ली जाए उनकी रेडियां, ताकि कम से कम हेपेटाइटिस ए और ई तो ना फैलाएं। आगे जो लाखों रुपए हुकूमत ने इलाज मुआवजे पे लगाना है, अगर इन लोगों की रेडियां उठाने पे लगा दे तो वो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये समझ नहीं आती, हम घरों में भी तो एक दूसरे का गिलास चीजें वगैरह यूज कर लेते, घरों में ऐसा कुछ नहीं होता वैसे? घरों में जी देखें, अगर एक पीले यरकान, इसको पीला यरकान कहते हैं हेपेटाइटिस ए और ई, अगर आप ये देखें इसका एक मरीज है तो आपने उसके ग्लास वगैरह अलग रखने होते हैं, क्योंकि 21 डेज का एक पीरियड होता है जिस दौरान ये बंदा इन्फेक्टिव होता है। 21 दिन के बाद इसका यरकान सेटल होने लग जाता है। अच्छा। और ये मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, रिकवरी की तरफ चला जाता है। मगर जितने पीरियड के लिए वो इन्फेक्टिव है आपने उसके ग्लास और बर्तन अलग रखने होते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना कि पीला यरकान जानलेवा भी हो सकता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन के अंदर। अगर प्रेग्नेंट होंगी ख़वातीन और उनको हेपेटाइटिस ई हो जाएगा तो उनके लिए बहुत हाई चांसेस हैं कि उनकी डेथ हो सकती है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई एक्वायर करा के फौत हो जाती हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है। अच्छा। और ये हम एक्वायर करते हैं कहीं ना कहीं से, फिरते खाते। देखें जो ये क्या पानी से ही है या जो इनटेक फूड खा रहे होते हैं हम, जैसे बर्गर, शवारमास, पिज़्ज़ाज़, ये भी बाहर से खा रहे होते हैं, जैसे रेडियो से दही बल्ले खा लिए, फ्रूट चाट खा ली, पापड़ी चाट खा ली, ये चीज़ें इससे भी हो सकता है या ये सिर्फ पानी से ही होता है? नहीं, ये किसी भी इन चीज़ों से हो सकता है। उस चीज़ से हो सकता है जो आग पे ना पकी हुई हो। जैसे जो चीज़ आग पे पकी हुई है, अगर फुल गरम आपने एक सालन लिया है जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे था और गरम रोटी ली है, तो उससे आपको हेपेटाइटिस ए ही नहीं होगा, क्योंकि जितने वायरसेस और बैक्टीरिया वो जल के मर गए होंगे उसके अंदर। अच्छा। मगर जो ठंडी चीज़ है, जो आइसक्रीम है, ये पापड़ी चाट है, ये तो वैसे ही फ्रिज से या कहीं से निकालते हैं, इसलिए किसी भी ठंडी चीज़ में वायरस आप एक्वायर कर सकते हैं और खा सकते हैं और अंदर जाके ये आपको हेपेटाइटिस ए या ई कर सकता है। मगर जो आग पे पकी हुई चीज़ है, जैसे कोई टिक्के कबाब हैं या कोई जो बर्गर्स हैं या कोई रोटी सालन है, इससे आपको ये नहीं होता है। जो भी फूड अगर आप देखें ना, अगर आप फूड को प्रॉपर गर्म करके खाएंगे तो आप बहुत सारी गैस्ट्रो से बच सकते हैं, हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। मगर कुछ फूड्स तो ऐसे ही ना जिनको आप गर्म नहीं कर सकते, जैसे आइसक्रीम है, दही भल्ले, इनको गर्म तो नहीं करके खा सकते, या ये जो शरबत वगैरह इनके अंदर आपने खास एहतियात करनी है। जो भी ठंडी यख चीजें आप खा रहे हैं उसके लिए जो सोर्स है जहाँ से आप खा रहे हैं वो जगह इंपॉर्टेंट है कि वहाँ वो जगह ठीक हो। ये मैं कहता हूँ आइसक्रीम में भी, आइसक्रीम्स में बहुत सारे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी लोग खाते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ये लोग आइसक्रीम बनाने वाले, असल में पाकिस्तान में जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी बेसिक तरबियत नहीं है। अक्सर लोग अपने हाथ नहीं धोते, अक्सर लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं और वैसे उठ के आ जाते हैं और उसके बाद वही खाने में हाथ डाल देते हैं, उसी से आटा गूंदना शुरू कर देते हैं। जो ये जो फूड हैंडलर है ना, इसकी तरबियत होना और इसके ऊपर चेक होना और बार बार छापे पड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अस्पतालों की हम कैंटीनों पे भी बार बार हम कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल की कैंटीनों पे, कि कोई वर्कर ऐसा ना हो जिसके नाखून लंबे हों, जो गंदा हो। उधर हम जितने वॉश बेसिन्स हैं या जितने वॉशरूम्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि वर्करों के वॉशरूम पे भी साबन हो, ताकि इनको आदत हो कि यार हम उठे हैं वॉशरूम से बाहर निकलें तो हाथ तो धो लें। मतलब हम फूड हैंडलर हैं, हमने इतने लोगों को आगे दही बल्ले और बर्फ पीट रहे हैं। वो आपने देखा कि जिस तरह टायर में बर्फ तोड़ रहे होते हैं और वही बर्फ बाद में लोगों के अंदर डाल देते हैं। असूली तौर पर तो बर्फ का सोर्स भी आइडेंटिफाई होना चाहिए और हर इदारे में
जिस तरह एक मेयो हॉस्पिटल है या एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है साथ, उनको चाहिए कि वो बर्फ़ अपनी बजाय इसके कि ग्वालमंडी से खरीद के लोग बनाएं। जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फूड अथॉरिटी इनके अंदर मैंडेटरी कर दे कि साहब अपनी बर्फ़ खुद बनाएं, ताकि बर्फ़ की क्वालिटी और पानी की क्वालिटी चेक होती रहे। अगर आपकी पानी, बर्फ़ और ये जो खाने की चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, आपकी 90% बीमारियों में फ़र्क पड़ेगा और लोग सेहतमंद होंगे। अच्छा, और जिस तरह आपने कहा है कि इसका 21 दिन का टाइम पीरियड होता है बट हेपेटाइटिस ई का, तो ये इसमें क्या आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी सकती हैं? पेशेंट कितना जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है इस बीमारी की देखिए जी, वजह शुरू से? ये इस तरह ही होता है कि बंदे को भूख लगनी बंद हो गई है, उल्टियाँ आने लग गई हैं, नौजिया हो रहा है, कुछ खाया अच्छा, नहीं जा कहते जी रहा, आंखें आपकी पीली होना शुरू हो आहिस्ता जाती आहिस्ता हैं। पीली होने लग जाती हैं। शुरू में पहले 2-3 दिन बुखार होता है, उतनी आंखें नहीं पीली होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिलिरुबिन बढ़ने लगता है, आंखें पीली होने लग जाती हैं। और जो पखाने का कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, और जो यूरिन है वो डार्क येलो सरसों के तेल की तरह का हो जाता है। तो वो बंदे को, जब वो कोई बंदा बताता है ना फ़ोन पे कि जी इस तरह हो गया, पेशाब का रंग बड़ा गाढ़ा हो गया, तो वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हेपेटाइटिस हो सकता है। LFTs कराएं, 2 टेस्ट कराएं तो पता लग जाता है। और फिर ट्रीटमेंट सारा सपोर्टिव है। इसके अंदर जिगर फेल भी हो सकता है, बंदे की डेथ भी हो सकती है, मगर कम लोगों में ऐसा होता है। अक्सर लोग ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। अस्पतालों में वही लोग पहुंचते हैं हेपेटाइटिस ए या ई के साथ जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और उनके ऊपर फिर हमारे तो, क्योंकि मेडिकल वार्ड्स में तो ऐसे लोग आते हैं और बच भी जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर कुछ औरतों में ये इट इज़ वेरी ख़तरनाक, और अगर हमला औरत को हो जाएगा तो उसके चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं डॉक्टर साहब? इसमें कोई अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ही हैं सारी, जैसे लिवर फेलियर है, अक्यूट है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, मरीज बेहोश कॉमे में चला जाए, वो अक्यूट है सारा कुछ। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है ना, वो इसमें नहीं है, जैसे जिगर सुकड़ जाएगा, खून की उल्टी आएगी, पैर सूज जाएंगे, वो चीज़ें इसमें नहीं होनी। ये 21 दिन में या मरीज ठीक हो जाएगा या लगा जाएगा। तो इसीलिए 90% लोग ठीक हो जाते हैं, क्यों? इसीलिए इस हेपेटाइटिस से इतना लोग डरते नहीं हैं। अच्छा। काले यरकान से लोग डरते हैं, उनको लगता है कि यार अब काला यरकान हो गया यार, अब बड़ा मुश्किल है, आप कैसे बचेंगे, खून की उल्टी आ गई फलां। और वो ट्रांसमिट भी देखें ना, वो ब्लड बॉर्न प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होता है। आपने किसी पार्लर से जाके कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करा लिए हैं, किसी के कोई टैटू बनवा लिया है, कान में सुराख कराया, नाक में सुराख कराया, किसी के इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो गए हैं, आपको ट्रांसमिट हो गया, आप मुसीबत में पड़ गए हैं। ये ऐसा है, ये 21 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये 21 दिन में। और इसमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारे आपने नमक मिर्चों वाली नहीं खानी है, हमें ठंडे ग़िज़ाएं खानी है, तो इसमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए पेशेंट्स को? देखिए जी, डाइट तो आप इसमें कुछ शुरू के दिनों में तो नौजिया बहुत ज़्यादा होता है, आप कुछ खा ही नहीं सकते, तो इसलिए आप ग्लूकोज, ग्लेक्सोज डी इस तरह का चम्मच डाल के पीते रहें, थोड़े जूसेस वगैरह ले लें, और जितना का आपसे खाया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डिजीज़ का जो हमला है वो नीचे की तरफ जाता है, मरीज़ की एपेटाइट वापस आ जाती है, उसका खाना पीना बेहतर हो जाता है, और फिर वो सारा कुछ खा पी सकता है। मगर शुरू के कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा लिथार्जी, मलेज, जिस्म टूटना, लोग तो इवन चल भी नहीं सकते, सारा दिन लेटे रहते हैं कि सारे हिला भी नहीं जा रहा। तो ये बहुत से लोगों का तो वजन भी इतना बहुत ज़्यादा लॉस, हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। वेट लॉस है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। कई लोग हैं जो कि जिनको मतलब बहुत सूख जाते हैं। एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है डॉक्टर साहब कि वो डॉक्टर के बजाय, जब उनको हेपेटाइटिस ई या ए हो जाता है, वो डॉक्टर की बजाय वो दम दरुदों की तरफ जाते हैं। वो पता नहीं कोई गले में कुछ अजीब सी वो पहनी होती है, लकड़ियाँ बांधी होती है, जैसे ये सूखती जाएंगी तो हेपेटाइटिस खत्म हो जाएगा। हाँ, वो कहते हैं जी जैसे जैसे वो आपका हार जो है ना वो लंबा होता जाएगा और आपका हेपेटाइटिस जो है वो खत्म होता जाएगा। वाकई ऐसा होता है? वो बस ऐसे मिथ्स बनी हुई हैं, लोग इस तरह सोचते हैं। एक्चुअली ये सेल्फ रिमिटिंग डिजीज़ है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद ही ठीक हो जाना है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं, उन्होंने किसी ने लकड़ियाँ कहीं लगाई होंगी 4-6 गले में, उसने कहा कि यार ये जैसे जैसे सूखती जाएंगी हेपेटाइटिस खत्म, वो 21 डेज़ के अंदर सूख के वो भी गिर जाती हैं, उन सुराखों में से निकल जाती हैं, और वो हेपेटाइटिस भी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए लोगों को लगता है, वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर आपको ऐसी कोई अलामात आ रही हैं तो किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा लें। ये ना हो कि लिवर फेलियर की तरफ आप चले जाएं। इवन इसमें गलत फ्लूइड्स लोग लगा रहे हैं, लोग देखते ही हेपेटाइटिस के अंदर फौरन ड्रिपें लगाना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं देखते कि कौन सी ड्रिप लगने वाली, कौन सी नहीं लगने वाली। तो ये किसी डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें और मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएं, अताइयों के हाथ न चढ़ें, क्योंकि बहुत सारे जाली डॉक्टर्स भी बैठे हुए शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो जो भी पेशेंट आता है उन्होंने फ़ौरन उसे यार इसे 2 ड्रिपें लगा दो दिन की, और चलो यार 700 पकड़ा दो, 800 पकड़ा दो, 2 इंजेक्शन डाल दिए, उसका नुकसान भी हो सकता है।
और बंदा मर भी सकता है बाद में। वो असल में ये जितने भी अताई डॉक्टर्स हैं ये ज़बान से इतने मीठे और अच्छे हैं लोगों के साथ कि बंदा मर भी जाए तो लोग कहते हैं चलो अल्लाह की मर्जी जी, बस कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने तो अच्छे ही थे हमारे साथ। हमारे घर भी आ जाते हैं, इनका लोगों के घरों में आना जाना है, घरों में जाके टीका लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, तो वो उनको अपने घर की तरह समझते हैं। वो कहते हैं इनकी वजह से कुछ नहीं हो सकता, हाँ अस्पताल गए थे वहाँ जाके मर गया मरीज, जो है ना वो कुछ हो सकता है। अच्छा दूसरा ये बताइए कि अगर ये हेपेटाइटिस ए या ई हो रहा है तो इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या ये खुद ऑटोमेटिकली जैसे आप कह रहे हैं कि इसका एक टाइम पीरियड है, ये उसके बाद ठीक हो जाएगा, तो मेडिकेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? 100% लेनी चाहिए जी, 100% डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, इस सब के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं। इसकी हीलिंग को तेज़ करने के लिए लिवर की, उसके लिए दवाइयाँ हैं, सपोर्टिव दवाइयाँ हैं, सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मगर डेफिनेटली कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर मरीज़ कुछ ना खा पी रहा हो तो ड्रिप भी लगवानी चाहिए, मगर किसी डॉक्टर से पूछ के। ये नहीं कि दिन की 2-2 3-3 ड्रिपें आप महल्ले में खुद ही लगवाई जा रहे हैं और बाद में जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो आप अस्पताल को भागे आएँ कि देखिए जी ये क्या हो गया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली हो जाती हैं और अगर मिसमैनेज होगा पेशेंट तो मर भी सकता है। हो अगर आपने ज़्यादा देर कर दी तो, और अगर आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तब ये चीज़ें हो सकती हैं कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है उस पेशेंट। अच्छा एक पेशेंट जो बिल्कुल ठीक हो गया, रिकवर कर गया है, 21 दिन बाद वो अब नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, दोबारा हो सकता है उसको? हो सकता है, इसकी इम्यूनिटी बन जाती है हेपेटाइटिस ए और ई की। अगर जो इसके साथ कोई और हो सकता है, बी हो सकता है यानी कि सी हो सकता है, वो और तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो तो ऊपर से डी हो सकता है। 5 किस्म के हेपेटाइटिस हैं, बी सी और ये ए ई और डी भी है। मगर ये ए और ई इनका मोड ऑफ होना का तरीका कार अलग है, इनका रिकवरी का तरीका कार अलग है। वो दूसरी किस्म के हेपेटाइटिस हैं, वो हो सकते हैं, इनके बाद वो हो सकते हैं, ये दोबारा नहीं हो सकते। अच्छा ये दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा नहीं हो फिर सकते, इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, फिर आपको नहीं होता दोबारा। अच्छा मतलब एक दफा आपको जिंदगी में अगर हेपेटाइटिस ए ये अक्सर बच्चों को होता है, हमें भी शायद छोटे होते हुए हुआ है, उस वक्त हम पीले हुए, एक दफा ठीक हो गए, उसके बाद ये दोबारा नहीं हुआ। ये छोटे होते हुए हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, बड़े होके होगा तो फिर बड़े हो गए होंगे तो पता नहीं फिर क्या ही होगा। हाँ, तब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मतलब ये जिंदगी में एक दफा हुआ है तो उसके बाद नहीं हो सकता, इसके साथ वाले और हो सकते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। वैसे ही हमारी तो ये कोशिश है कि स्कूलों में बच्चों को, जिस तरह डेंगू पे गवर्नमेंट का इतना जोर रहा है कि पढ़ाओ डेंगू इनको और इनको डेंगू से बचाओ, वो भी शायद इसलिए रहा है क्योंकि लोगों को, आपको याद होगा 2013 में एक दफ़ा एपिडेमिक फैली, फिर 16 में कोई 100 बंदा मर गया, इस तरह कभी 50 बंदे मर गए, तो लोगों में खौफ फैला कि यार हम मर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बीमारी को बड़ा सीरियस लिया। बाकी बीमारियों का जिस तरह क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है उससे भी लोग मर रहे हैं, शायद डेंगू से ज़्यादा लोग ही मर रहे होंगे उससे, मगर उसको इस तरह मीडिया पे टिकर नहीं चल रहे, पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा कि आज 50 बंदा हेपेटाइटिस ए का शिकार हो गया। अगर रोजाना लाहौर टीवी ये टिकर चलाने शुरू कर दे कि आज 5 बंदे मर गए हेपेटाइटिस से, तो डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे होते हैं कि इन तमाम तो चीज़ों के ऊपर टॉपिक और आप जैसे डॉक्टर्स को बुला के बात करें, लोगों तक आगाही अवेयरनेस हो रही है, मगर जो खौफ है ना, वो खौफ लोगों में, या पाकिस्तानी लोग ये सिर्फ डरते हैं मरने से। हम कैसे यहाँ पे क्या बताना प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें लोगों में, और कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी आपकी काविश है, इससे बहुत सारे लोग सोचते जरूर हैं और बहुत सारे लोग जो है ना, दे विल डेफिनेटली बी सेफ फ्रॉम दिस डिजीज। फर्क पड़ेगा। अच्छा दूसरा कि ये ए और ई में कोई फर्क भी है, ये दोनों एक ही जैसे हैं? ये तकरीबन एक ही तरह के हैं। हेपेटाइटिस ए के अंदर वैसे जो प्रेगनेंसी में जो खवातीन के लिए ज़्यादा खतरनाक है वो हेपेटाइटिस ई है। ए भी हो रहा है लोगों को, मगर ए की इस तरह की मोर्टेलिटी नहीं है प्रेगनेंसी में। अगर ए हो भी जाए तो इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि मतलब आप कॉम्प्लिकेशंस का होंगे, मगर ई का जो कॉम्प्लिकेशंस का चांस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और ए के साथ साथ ई के अच्छे खासे केसेस लाहौर में सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर इन एरियाज़ में हैं जो अंदरून शहर के इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली वाटर सप्लाई का मसला है। वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइन शायद मिक्स होती है। बेटा हम सबको जो है ना वो आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि कहाँ पे मसले हैं और किस किस चीज़ के मसाइल हैं। और वाटर सप्लाई को मेरा ये ख्याल है कि जो पुरानी लाइंस डली हुई हैं वासा की, ये कई जगहों पे सीवरेज ऊपर आ गया और ये नीचे चली गई हैं लाइंस। तो जहाँ पे सीवरेज की लाइन ऊपर होगी वहाँ से अगर हौदियाँ या लाइनें लीक करेंगी और पानी की लाइन में मिक्स हो जाएगा तो फिर पूरा इलाका बीमार होगा और शायद इसलिए लोग एक्वायर कर रहे हैं। और अगर हम जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर प्लानिंग करती है तो वाटर की लाइन्स अगर एक्सटर्नल रखते हैं और उनका कोई चांस ना हो सीवरेज से मिलने का, तो आई थिंक बहुत सारी बीमारियां पानी से रिलेटेड बच सकती हैं। प्लस लोगों के लिए ज़रूरी है कि इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो कम से कम पानी के पीने को उबाल के यूज़ करें ताकि उनका एक सेफ
ड्रिंकिंग वाटर उनके पास हो, ताकि उनको तसल्ली हो कि यार हम एक्वायर नहीं करेंगे पानी से तो एटलीस्ट तो जो बीमारियां लग सकती हैं वो तो ना लगे। अच्छा, दूसरा जिस तरह अभी ईद भी गुजरी है कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब, तो मुझे बताइए कि अब घरों में हमारे गोश्त भी पकाया जा रहा है, गोश्त भी हमारे फ्रीज़र्स में फ्रीज़ किया हुआ है आम लोगों ने, तो क्या उससे भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब इतने दिनों बाद हम निकाल के खाएंगे उसको? देखिए जी, गोश्त को फ्रीज़र में रख के उसको आप अगर निकाल के दोबारा कुक करते हैं तो आपने उसे प्रॉपर कुक करना है। ये नहीं करना कि थोड़ा निकाल लिया फिर बाहर रख दिया फिर अंदर डाल दिया। प्लस ये कि फ्रीजर्स अगर लोड शेडिंग आपके इलाके में बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गोश्त को स्टोर करने के लिए फिर प्रॉपर उसे एक दफ़ा फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़र वो जो कि आपका 8-10 घंटे गुजारा कर जाए, क्योंकि अगर गोर बार बार नरम होगा और ख़राब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, गर्म वो मतलब गर्म होके, और फिर जो खाना आप बनाएं उसको वहीं का वहीं कुक करके फ्रेश का फ्रेश यूज़ कर लें, या एक दफ़ा और मतलब अगर दोपहर का कुक किया तो रात को यूज़ कर लें, उसको 2-2 3-3 दिन दोबारा निकाल के फिर अंदर रख के फिर गर्म करके ना खाएं। कोशिश करें कि ताज़ा के ताज़ा खाना खाएं, और गोश्त का जो इस्तेमाल है वो डेफिनेटली उसको ऐसा यूज़ करें कि मतलब थोड़े थोड़े छोटे पैकेट्स बना के आप रख लें अगर आपने प्रिजर्व किया हुआ है, तो ताकि वो थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ होता रहे। ये ना करें कि 5 मतलब इतना बड़ा फ्रीज़र आपने भर लिया कि उसको आप खोलें तो सारा बाहर निकालना पड़े फिर सारा अंदर डालना पड़े। तो आई थिंक सो कि गोश्त के से हेपेटाइटिस ए और ई होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो आपने कुक करके खाना, कच्चा तो खा नहीं सकते। इसलिए इसको वैसे इससे अलग मसाइल हो सकते हैं, जैसे एक गैस्ट्रो हो सकता है इस तरह, मतलब अगर आप ख़राब खा लें या कोई गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकते हैं, मैदे के। हाँ जी, मैदे के प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है मैडम जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। जितना आप तेल और जितनी मिर्च मसाला डालेंगे उतना ही आपको चांसेस हैं कि आपको मैदे की तेज़ाबियत हर वक्त और इस तरह के खट्टे डकार, और आधे से ज़्यादा शहर इस वक्त बीमार है जिसको राइजेक की ज़रूरत है और किसी को कोई एंटी मतलब वो PPIs की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग कैप्सूल खा रहे हैं मैदे के, कोई गोलियाँ खा रहे हैं, कोई सिरप पी रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी खुराक ऐसी है, और मसाला और गर्म मसाले और ये चीज़ें हम बहुत खा रहे हैं। अगर हम गर्म मसालों को, मिर्च मसालों को और ये तेल को कम से कम कर देंगे डाइट में, आधे से ज़्यादा ये मैदे की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जैसे आपने राइज़े की बात की है, ये क्या सारे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूँ कि आधे से ज़्यादा शहर खुद ही खाई जा रहा है, खरीद खरीद के। एग्जैक्टली वही और उसकी वजह ये है कि ये शायद हमारी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उसकी वजह से हो रहा है। अगर हम इन सारे जो लोग जो खाने पका रहे हैं जो बड़े, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर से भी डेली खा रहे हैं खाना, अगर हम इन सारे रेस्टोरेंट्स को, इन लोगों को कंट्रोल करेंगे और इनको कहेंगे कि मसाले नहीं डालने और तेल नहीं डालना, तो ये जो जितनी दवाइयाँ बिक रही हैं ये भी आदी हो जाएंगी। लेकिन हमें लोग खा रहे हैं खरीद के, मसला ये है हमें मज़ा भी नहीं आता। असल में वो आदत पड़ गई है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आदत पड़ती जा रही है। अगर आदतों को मॉडिफाई करें तो हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। वो टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो गए हैं बचपन से कि वो अब नमक मिर्च कम हो तो वो मज़ा ही नहीं आता। और दवाई का भी जो आप कह रही हैं ना, इस तरह दवाइयाँ खरीद के खाने का लोग खा रहे हैं, मगर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आहिस्ता आहिस्ता आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होने लग जाता है मुसलसल खा के, PPIs और मैदे की दवाइयों के अपने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि साल के बाद आपको नज़र आने लग जाते हैं। तो इसीलिए जब भी ये चीज़ें खाएं, इनका एक लिमिटेड पीरियड होता है, यानी कि आपने 5 दिन खाया फिर छोड़ दिया, 10 दिन खाया फिर बंद कर दिया। ये नहीं कि महीनों खाते जा रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे। यहाँ पे भी तो अलमिया ये भी तो है ना कि आप जाएं सामने मेडिकल स्टोर पे खड़े हों, उसे जो दवाई कहेंगे वो आपको पैकेट में भर के दे देगा। आपको वो ये नहीं आपको कहेगा कि इससे कोई आपका नुकसान भी हो सकता है, आप खाई जाएं, अगले दिन फिर खरीद के खा लें, फिर खरीद के खा लें। ये तो रोटी की तरह ही है ना कि 2 रोटियां दे दो तो 5 रोटियां दे दो। तो ये है कि यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग नहीं है ना किसी को भी, अगर ओवर द काउंटर भी में मिल रही है और जो वहाँ पर मौजूद है उसको भी नहीं पता कि जो दवाई है ये किस काम है और इसका नुकसान क्या हो सकता है, तो इस तरह की हमें ट्रेनिंग्स भी देने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा आपने जैसे हेपेटाइटिस ए और ई की बात की है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनमें ये चीज़ हो जाती है, तो उसको फिर किस तरह ट्रीट किया जाता है और ये उनके लिए कितना ख़तरनाक है? मैडम, अगर प्रेग्नेंट खातून को अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो भी ऐसे ही है, कहीं से बाहर से फिर रही हैं, कोई रेडी से कोई सैलड खा लिया, कोई चाट खा ली, कोई कुछ खा लिया, गोलगप्पे खा लिए, इस तरह की चीज़ें खा ली। ज़रूरी ये है कि अगर किसी खातून को जो कि प्रेग्नेंट है उसे पीला यरकान होने लग जाए या उसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए या बुखार चढ़ने लग जाए और LFTs डिरेंज्ड हो जाएँ, तो उसे फ़ौरी तौर पे किसी अस्पताल में जाना चाहिए। उसे घर पे इलाज नहीं करना चाहिए और उसे किसी ना किसी डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए। अगर हो सके तो एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि ये लोग हैं, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस का काफ़ी चांस होता है और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब दे विल डेफिनेटली रिक्वायर मेडिकल एड। अच्छा। और
कोई समझदार आदमी इनको मैनेज कर रहा होगा तो चांसेस कम है, बाकी तो अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है और हम कोशिश तो करते हैं। जो ट्रीटमेंट देखें, जितने भी ट्रीटमेंट यहाँ डॉक्टर्स करते हैं वही तरीके हैं जो कि दुनिया भर में फॉलो हो रहे हैं, हाँ जी। और वही गाइडलाइंस हैं जो अमेरिका में फॉलो हो रही हैं, वही पाकिस्तान में फॉलो हो रही हैं, इसलिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम है। बस ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में या ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनमें लोग रिपोर्ट बहुत लेट करते हैं आके। जब बीमारी बिल्कुल सर से पानी गुजर जाता है तब अस्पताल को आते हैं डॉक्टर्स। जब गिर जाता है बंदा, सांस खराब हो जाता है, इस तरह की कोई तकलीफ हो, बेहोश हो जाता है, तब अस्पताल लेके आते हैं। उससे पहले जब वो चल फिर रहा होता है वो खुद भी नहीं आता, वो कहता है यार चलो थोड़ी सी चल दर्द फिर रहा हूँ, मैं हाँ। तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है हेपेटाइटिस ई या ए खातून को, तो क्या बच्चे को भी हो सकता है ये? मैडम बच्चे को नहीं होता यूजली, और यूजली ये उस वक्त तो फिर बच्चे की जान बचाने के लिए और माँ की जान बचाने की मुसीबत पड़ी होती है। बहुत सारी दफ़ों में हमने ऑब्स्टेट्रिक्स वालों का ओपिनियन लेना पड़ता है कि हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करें ना करें, इसको किस तरह मैनेज करें, क्योंकि ये हर केस टू केस वेरी करता है। बच्चे को ये इस तरह नहीं ट्रांसमिट होता, इस तरह ट्रांसमिट नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि घर का बना हुआ खाना खाएं, घर की चीज़ें खाएं, बाहर से कम खाएं, और अगर बाहर से खाना भी है तो ये ख्याल रखें कि क्या उन्होंने वो प्रोटोकॉल्स लिए हुए हैं, जिस चीज़ जो हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या उसका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ताकि आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हमारे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हेपेटाइटिस ए और ई के हवाले से हम बात कर रहे थे। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।